नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए आप लोगों तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है, सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? बहुत बढ़िया, शानदार, अल्टीमेट, जबरदस्त। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों ने एसआई, सीआई और इंस्टॉलमेंट की बातों को पूरा पढ़ लिया था। सिंपल इंटरेस्ट के सवाल कैसे बनते हैं, सीआई पर क्या क्या जानकारियां हो सकती हैं, किस प्रकार बच्चों आप लोगों को इंस्टॉलमेंट सॉल्व करनी है, ये बातें सारी आपने पढ़ ली। और कल प्यारे बच्चों हमने प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को स्टार्ट किया था। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ मैंने आपको रूट कंसेप्ट के बारे में जानकारी दी थी, कुछ इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी बेसिक वाली बातों को मैंने समझाया था। जो इस टॉपिक में काम आने वाली टर्मिनोलॉजी है उसको मैंने क्लियर करने का प्रयास किया था। आपको ये बताया गया था कि भाई सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट कैसे काउंट करते हैं। आपको ये पता है मार्कअप का और डिस्काउंट का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही प्रॉफिट एंड लॉस को डिनोट करता है। और एक बच्चों आपने बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि सीपी और एमपी का अगर रेशो ज्ञात करना हो तो आपको ज्ञात करने के लिए 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी करना है इन केस ऑफ प्रॉफिट। और अगर लॉस का मामला हो, अगर नुकसान की कहानी हो, तो यहाँ पे 100 माइनस एल आ जाएगा। 100 में से लॉस को माइनस करना है, आप सीपी और एमपी का रेशो बना पाएंगे। क्या बच्चों इतनी बातें जो आपने कल पढ़ ली थी आप सबको क्लियर है, समझ में आ गई बढ़िया से? बेटा सीआई और एसआई के मैंने आपको लगभग क्लास में सारे क्वेश्चन करवाए हैं, उनमें आपके कोई विशेष प्रकार के डाउट आने नहीं चाहिए। फिर भी आप क्लास का टाइटल पढ़ रहे हैं डाउट सेशन। बच्चों ये प्रॉफिट एंड लॉस की सीक्वेंस चल रही है। अब मुझे लगता नहीं कि इन टॉपिक में कोई आपके डाउट्स पहले रहे होंगे, फिर भी बेटा आप लोग बीच बीच में डाउट पूछ रहे हैं, तो मैं आपके 5-7 डाउट के बारे में बात कर लेता हूं और उसके बाद अपनी क्लास आगे कंटिन्यू चलेगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है। बच्चों यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो 10% की दर से 2 सालों का साधारण ब्याज इतना आता है। बच्चों आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 28 रुपए है, ब्याज की दर 6 माही हो तो दोनों सालों में कितना अंतर है? इस सवाल में तुम्हें क्या डाउट आया बेटा, क्या डाउट आया? क्या आप ये बात कैलकुलेट नहीं कर पाए कि अगर 10% की दर लग रही है 2 सालों का, 2 इयर्स का एसआई जो आएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा, क्या बच्चों केवल 20% आएगा? क्या केवल 20% आएगा? हाँ हाँ। तो आप ये जानते हैं सर जी, अगर मैं 2 सालों पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दूं, 10% की रेट पे 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट लगाऊंगा तो 21% का ब्याज आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरे हिसाब से 1% आ रहा है और ये सवाल में दिया हुआ है अंतर 28 रुपए है। तो इसका मतलब बेटा आपके इस क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल रहेगा वो 2800 रुपए रहेगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि यदि ब्याज की दर 6 माही हो तो दोनों तरह के ब्याज में कितना अंतर होगा? देखो बेटा अगर सिंपल इंटरेस्ट आप 2 साल का काउंट करते हैं तो आपको पता है 20% ही आना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्यारे बच्चों अगर आप 5% दर लगाते हो, क्योंकि आपने हाफ ईयर लिखा है, तो 5% के बच्चों 2 साल में 4 साइकिल बन जाते हैं। क्या 2 साल में 4 साइकिल बन जाते हैं? अब 4 साइकिल का सर जी ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं? तो ये मैंने आप ज्ञात करना सिखाया था कि आप 4641 की तरह से ज्ञात कर सकते हैं। सुपर रेशो मैंने आपको बताया था, ज्ञात करना बच्चों आप लोग जानते हैं, ज्ञात करना आप लोग जानते हैं। सर ये जो 4 है, ये 4 तो सिंपल इंटरेस्ट में भी आता है, ये बाकी की कहानी डिफरेंस को बयान करेगी क्या? एसआई और सीआई में डिफरेंस तो केवल ये बाकी की कहानी बयान करेगी, बाकी की कहानी बताएगी। तो आप इसे ज्ञात कर लीजिए बेटा। 2800 का अगर मैं 5% निकालूंगा तो ये आना चाहिए बेटा 140। अब 140 का भी अगर मैं 5% करूंगा तो आएगा 7 का भी 5% करूंगा तो आएगा 0.35 और ये आगे बच्चों और पॉइंट में बन जाएगा। ये इतना पॉइंट में जाने की नीड नहीं है, आप इसे जोड़ लो। ये आएगा 42, ये आएगा बच्चों 1.40 समथिंग और, तो 43.40 के आगे कुछ और पॉइंट की बात बनेगी। लगभग मेरा ऑप्शन बनना चाहिए सी। यही आपके सवाल का उत्तर था। रूपक भैया इस प्रकार की बातें मैंने क्लास में बताई है ना भाई। मुझे देखकर ये बहुत चिंता होती है कि आप अभी भी इतने डाउट पूछ रहे हैं, इतनी सब बातों के बावजूद भी। नेक्स्ट बैच आपका टाइम एंड वर्क से स्टार्ट होगा, टाइम एंड वर्क से अगला बैच चलेगा आपका। एक वस्तु का नगद मूल्य 9,000 रुपए है, वस्तु को 2200 रुपए के नगद भुगतान
और शेष राशि को अगले 5 महीने के 1400 रुपए की 5 समान किस्तों के रूप में भुगतान किया जाना है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। अरे बेटा, मैंने ये तुम्हें कितनी बार बताया था कि आप कैश पे कोई आर्टिकल खरीदते तो 9000 रुपए का था बेटा, 2200 रुपए तो आपने दे दिए आज के आज ही, तो ब्याज पर तो आपने 6800 लिए। आपका जो ब्याज काउंट होगा वो तो 6800 रुपए पर लगेगा। आपने 1400 रुपए की 5 किस्तें चुकाई हैं, इसका मतलब बेटा टोटल आपने 7000 रुपए दिए। 6800 रुपए के लोन लेकर आपने 7000 चुकाए हैं। सर जी, ब्याज तो आपने दे दिया 200 रुपए का। अगर मैं देखता हूं कि ब्याज कितना दे दिया, 200। अब देखो इस 200 के लिए प्रिंसिपल क्या रहेगा। सर पहले महीने के लिए मेरा प्रिंसिपल था 6800 रुपए। अगले महीने बच्चों 1400 जमा कर दो इसमें से, तो 5400 रुपए प्रिंसिपल अगले महीने कंसीडर होगा। उससे अगले महीने बच्चों 4000 रुपए कंसीडर होगा। उससे अगले महीने बच्चों 2600 रुपए कंसीडर होगा। और उससे अगले महीने 1200 रुपए कंसीडर होगा। 5 महीने के लिए बच्चों आपका मूलधन ये काउंट होगा क्या? जब हम ब्याज दे चुके हैं बेटा, ये काउंट होगा। इन सबको ऐड कर दीजिए। 8 4 12 6 18 और 2 20 का मतलब 2 6 2 8 5 13 2 13 4 17 2 19 और 1 20। बच्चों 20,000 रुपए आपका प्रिंसिपल काउंट होगा। 20,000 पे एक महीने का ब्याज आ रहा है 200 रुपए, तो एक साल का ब्याज कितना आएगा? बटा में आपको करना है 20,000, गुणा में आपको करना है 100 और परसेंट लगाना है बच्चों। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 200 कैंसिल। सर 12% की रेट रही होगी। क्या हमने सिंपल इंटरेस्ट वाली इंस्टॉलमेंट में बिल्कुल इसके मिलते जुलते ऐसे सवाल तुम्हें कई बताए थे? जब सेम प्रकार के सवाल मिलते हैं बेटा, थोड़ा उन्हें करने का भी कोशिश किया करो। जब क्लास में आपको सारी बातें बताई जाती हैं तो उनको आप थोड़ा ट्राई करने का भी प्रयास किया करो ना बेटा। यूं थोड़ी है कि ऐसे ही डाउट बना दोगे। अब इसमें लिखा क्या है मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा भाई। मेरे को तो बेटा ये बात पढ़ने में नहीं आ रही है। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो मुझे बेटा बता दीजिए क्या लिखा हुआ है। मैं तो इसमें कुछ देख नहीं पा रहा भाई। मैंने खूब जूम कर लिया है। कल दृष्टि की दवाई लेकर आया था, बहुत बड़ी शीशी 300 रुपए की, आंखों में सारी डाल दी तब भी नहीं दिखाई पड़ रहा। हे राम, अभी भी आपके 50 डाउट बाकी हैं। अरे प्रियंका, कितनी क्लास बैक चल रहे हो? कोई 15-20 क्लास पीछे चल रहे हो क्लास में क्या? विभिन्न स्कूलों के कुल छात्र लड़के और लड़कियां ओलंपियाड में उपस्थित हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियां उत्तीर्ण हो गए। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 ज्यादा थी। कुल 90 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो परीक्षा में बैठने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने ये क्वेश्चन क्लास में करवाया है, सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन क्लास में हुआ है। डेटा भी सेम, लैंग्वेज भी सेम, 100% जानकारी सेम है। एक बार परसेंटेज की क्लास को देख तो लो बेटा। एक बार बेटा परसेंटेज वाली क्लास को पढ़ तो लो। हमने ये क्वेश्चन क्लास में बताया है, एग्जैक्टली अपनी क्लास का सवाल है, क्लास से बाहर ये सवाल नहीं है। प्लीज बेटा एक बार इसको परसेंटेज वाली क्लास में देख लेना, आपको अपने पूरे सवाल का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है कि क्लास रीजनिंग की चल रही है कि मैथ की चल रही है। अभी ये बात ही क्लियर नहीं हो पा रही है कि रीजनिंग और मैथ्स में फर्क क्या होता है। एक मोबाइल फोन 79860 के नगद भुगतान या डाउन पेमेंट के रूप में 60,000 के नगद भुगतान करने और शेष राशि को 3 वार्षिक किस्तों भुगतान करने पर उपलब्ध है। दुकानदार 10% की दर से ब्याज लेता है, तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी? तो आपको तो ये बात पता लग रही होगी बेटा कि हमारा इस सवाल में जो प्रिंसिपल रहेगा वो 19,860 रुपए रहेगा। क्या हमारा जो मूलधन है जिस पर तुमको ब्याज लगना है वो तो केवल बेटा 19,860 रुपए रहेगा। अच्छा, 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तें हैं, तो बेटा चक्रवृद्धि ब्याज में तो कुछ करना ही नहीं होता। सारी जानकारी आपके लिए स्पष्ट होती है। क्या आपको 3 सालों के लिए यहां तक जाना पड़ेगा? यहां तक तुम्हें जाना पड़ेगा? सर तीनों किस्तों को समान करना है, 3 समान वार्षिक किस्तों भुगतान करना है। मुझे ये बात देखकर बहुत चिंता हो रही है कि जो बातें तुम्हें क्लास में बताई गई उनको तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? उनको तुम पढ़ते क्यों नहीं हो बेटा? अरे टोटल तुम्हारा प्रिंसिपल कितना काउंट होगा? 1210, यहां से आएगा 1100 और यहां से आएगा 1000। क्या यही तुम्हारा प्रिंसिपल बनेगा? सर 2 और 1 3, 1 2 3 3310 रुपए बनेगा। 3310 रुपए बनेगा। सर ये 19,860 कुछ और नहीं है, 3310 की वैल्यू है। आपसे एक इंस्टॉलमेंट पूछी गई है। सर पूरा 6 बार कट रहा है, यूनिट डिजिट 6 बनना चाहिए। सवाल का उत्तर तो यही बनना चाहिए। क्या साक्षी मैंने इसके बेटा मिलते जुलते क्वेश्चन क्लास में नहीं करवाए क्या? क्या हमने क्लास में इस प्रकार के सवाल नहीं कराए क्या आपको? तो बेटा समय की इंपॉर्टेंस समझो, बेटा समय की वैल्यू समझो, टाइम की बेटा कदर करो। ऐसे ही कोई मर्जी आया, ऐसा 50 डाउट भेज दिए,
मेरे को पहले 50 डाउट करने हैं, ये कोई बात थोड़ी होती है। सेम प्रकार के सवाल तुम्हें अगर 150 करवा दिए जाएं और वैसा ही सवाल 151वां आ जाए तो तुरंत बाल पकड़ के बैठ जाती हो कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हमने तो मास्टर ने करवाया ही नहीं। एक कार बच्चों 4,98,200 रुपए कैश और 60,000 की डाउन पेमेंट के साथ में 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है। ब्याज की दर अगर 16% की चल रही है तो टोटल इंटरेस्ट कितना लिया गया, ये बात आपको बतानी है। तो क्यों ये कहानी नहीं समझ पा रहे, हमने 60,000 तो डाउन पेमेंट करी है, यानी 4,38,200 रुपए बेटा ब्याज के रूप में आपका प्रिंसिपल माना जाएगा कि ये कहानी आपके ब्याज के रूप में आएगी। 16% की रेट का मतलब होता है 4/25, यानी आपने अगर 25 रुपए ब्याज पर दिए तो क्या वो 29 बन जाएंगे? अरे जिनका ये डाउट है बताओ बेटा, ये 25:29 आना चाहिए क्या? अच्छा इंस्टॉलमेंट कितनी है सर? इंस्टॉलमेंट है 3, तो 3 इंस्टॉलमेंट पे जाना है। पहले इसको करो 625, फिर इसको इसका स्क्वायर करोगे 729 करोगे, अरे समाप्त कीजिएगा 841, 841। देन आपको एक बार इसकी क्यूब भी करनी पड़ेगी, क्यूब करोगे 15,625 बनेगा। बेटा वर्ग और घन संख्याओं के बारे में जानकारी होगी आपको, वर्ग और घन संख्याओं के बारे में जानकारी होगी, और 29 गुणा करोगे तो 29 की क्यूब होती है 24,389। ये लो डेटा सवाल में तुम्हें इस प्रकार का दिया जा रहा है। प्यारे बच्चों ये आपके सामने प्रिंसिपल और ये आपके सामने आ गया जी अमाउंट, लेकिन ऐसा करने के लिए पहले इनको बराबर कर लीजिए, और बराबर करने का तरीका मुझे बताने की नीड नहीं है, आप लोग जानते हैं। सर कैलकुलेशन कैसे करेंगे? बेटा इन सारी संख्याओं को मुझे जोड़ना है, तो बताओ 25 इनमें से कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 841 प्लस इसमें से 25 कॉमन निकलेगा। बेटा 25 कॉमन निकलेगा तो आ जाएगा 29 गुणा 25। 29 गुणा 25 करने के लिए 27 के स्क्वायर में 4 कम कर दीजिए तो आ गया 725, और यहां बनेगा 625। ये तुम्हारा प्रिंसिपल काउंट होगा। सर इनमें से देखो, इनमें तो कुछ नहीं है, ये बनेगा 3 गुणा 24,389, ये तुम्हारा टोटल अमाउंट हो गया, ये तुम्हारा टोटल अमाउंट हो गया। सर यहां कितना बनेगा? 25 गुणा 5, 5, 10 और 11 का 1 कैंसिल, 5, 2, 7, 9। सर यहां बनना चाहिए 8, 7, 15 और 6, 21, और यहां आ जाएगा 9 तिया 27 का मतलब 2, 8 तिया 24 2 26 का मतलब 2, 3 तिया 9 2 11 का मतलब 1, 4 तिया 12 और 1 13 का मतलब 1। सर 73,167। कैलकुलेशन सवाल में निश्चित रूप से करनी पड़ेगी बेटा। 25 गुणा 2191 करेंगे, दैट विल बी 54775, 54775, और यहां आ जाएगा 73167। हो गया सवाल। 438,200 ये वैल्यू है 54,775 रुपए की। आपने ब्याज कितना दिया है? 7 में 5 घटाओगे 2, 16 में 7 घटाओगे 9, 10 7 में से घटाओगे 3, यहां बच गया बेटा 72, 72 में बचेगा 18। ये आपने ब्याज दिया, ये आपने ब्याज दिया। मुझे लग रहा है आपका पूरा कंटेंट पूरा 8 बार कटना चाहिए शायद, और 8 से गुणा करोगे यूनिट डिजिट 6 बनेगा, तो 6 वाला एक ही ऑप्शन है सी को टिक कर दीजिए, सी को टिक कर दीजिए। इसमें तो कुछ करने वाली बात मुझे लगती नहीं थी। मुझे लगा कि मैं आज आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा, पर मैं नहीं जानता था भाई दुनिया टाइम पास करने के ही मूड में है कि सर हमें तो बिल्कुल टाइम पास करना है सर जी, पढ़ने पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, आप तो बस टाइम पास बढ़िया से करवाओ, उसमें मजा आना चाहिए। क्या बच्चों आपको 3 साल का फॉर्मूला बताया है क्या? जोगिंदर अगर आपने मेरी क्लास को पूरी पढ़ी हो तो मैंने एसआई और सीआई के मामले पर 3 साल का डिफरेंस का आपको फॉर्मूला बताया है क्या? फॉर्मूला आपको 3 साल का लिखवाया गया था, डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और उत्तर ज्ञात कीजिए, इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओ भाई साहब, ये तो सवाल भाई साहब बहुत खतरनाक बता दिया आपने। ये तो सर जी हमने सवाल आपने क्लास में समझाया ही नहीं, सारी हमने मैथ्स पढ़ ली सर, बढ़िया से टाइम पास करवा दिया, ये सवाल तो आपने बताया ही नहीं। 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है, ये बात तो सर आपने बताई नहीं मेरे को कि अंतर कैसे ज्ञात करते हैं। 2% की रेट लोगे तो पहले साल पे ब्याज आएगा 160 रुपए, 3% की रेट लोगे तो पहले साल पे 240, और इसका भी 3% काउंट करना पड़ेगा, ब्याज पर ब्याज भी करना पड़ेगा, तो ये 4.8 रुपए बनेगा। और अगली बात 5% की रेट काउंट करनी है बेटा, 5% करोगे तो इसका 400 तो आएगा ही आएगा। अब ये बन गया 400, 400 का 5% आएगा 20 रुपए, और इसका भी अगर 5% निकालूंगा
बेटा 10% तो आएगा, इसका पॉइंट में जाएगा, छोड़ो इतना पॉइंट नहीं करता, 24.8 तो आ गया। थोड़ा सा ऊपर और बनेगा, थोड़ा सा ऊपर बनेगा तो उत्तर सवाल का ए बन जाएगा। हाँ, इफेक्टिव रेट से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बताया था उससे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी तो आना चाहिए। क्यों बेटा ऐसा काम कर रहे हो यार? मैं डाउट की टैब तुम्हारी बंद कर रहा हूं, तुम्हें लगता नहीं है कि डाउट तुम्हारा कोई तरीका है पूछने का? ऐसे ही इनसेंसिबल तरह की बातें आप लोग पूछ रहे हैं। कह रहे हैं जी 12.5% की 1.5 साल में अंतर ज्ञात करना है, हमसे हो नहीं पा रहा। बेटा मैं इस सवाल को रिपीट नहीं कर पाऊंगा, मैंने ये क्लास में सवाल कई बार बता दिए हैं बेटा, तो मजाक थोड़ी ना कर रहा हूं यहां पे। 2 सालों के बाद में चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, 3 सालों के बाद में साधारण ब्याज दिया है, तो क्या ऐसे सवाल मैंने क्लास में बताए नहीं है पिंकी? क्या 5400 रुपए के बारे में पता नहीं है क्या कि 1800 आया होगा और यहां पे 216 आया होगा? ये अगर ब्याज रहा है 12%, तो ये प्रिंसिपल का 12% रहा होगा, 15,000 रुपए प्रिंसिपल रहा होगा। बिना मतलब ही बेटा समय की वेस्टेज मत करो, क्लास नहीं पढ़े हैं भाई साहब। 93 नंबर सवाल नहीं हो पाया कह रहे हैं, आज ही करवाया क्लास में, अपनी क्लास का ही सवाल है, उत्तर सी आया है, अभी सॉल्व करके बताया है। शुभम भैया कौन सा सवाल करना है इसमें से? सवाल कौन सा करना है? ये वाला, किस वार्षिक दर पे 3 सालों की राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 3900 रुपए का होगा? देखो बेटा, एक तरीका तो ये होता है आप इस सवाल को बनाएं ऑप्शन से। ऑप्शन से सवाल करने का आपको लगता है सिस्टम नहीं बैठता, तो मैंने आपको 3 ईयर्स का फॉर्मूला बताया था ना। 3 ईयर में एसआई और सीआई का जो डिफरेंस होता है, ये ज्ञात करने का फॉर्मूला आपने किया था क्या कि पी आर स्क्वायर बटा 10,000 कॉमन लोगे, अंदर बनेगा 300 प्लस आर बटे 100। कुछ ऐसी बात आपने पढ़ी है क्या? या तो आप इस सवाल में ये फॉर्मूला अप्लाई करें, फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते तो आप ऑप्शन से करेंगे, या तो ऑप्शन या फॉर्मूला, दोनों तरीकों में से जो तुम्हें उचित लगे, जो बात आपको बेस्ट लगे, वो काम आप कर सकते हैं। डिफरेंस आपको दिया हुआ है 3900 रुपीज, इसमें मैं 10,000 का ऊपर गुणा कर रहा हूं, बटा में कर रहा हूं तुम्हारा प्रिंसिपल 79872, ये डेटा इसके इक्वल बनेगा, और इक्वल वाली बात को तो आगे वेरीफाई कर ही पाओगे, आगे तो सवाल कर पाओगे बेटा, रेट ज्ञात करनी है, डायरेक्ट इससे आपकी रेट काउंट हो जाएगी। फॉर्मूला अप्लाई कर लो और चाहे चाहे सवाल को सॉल्व करने का प्रयास कर लो। वाह जी वाह, इसमें क्या समझ नहीं आया तुम्हें? डिफरेंस समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? अरे दूसरे साल का साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3600 रुपए है। सौरभ जब मैं चीजें बताता हूं तो साथ साथ सुन लिया करना यार। 2 सालों में अंतर 3600, यही तो बनेगा। एसआई और सीआई में 2 सालों का जो डिफरेंस बनता है वो यही तो बनता है। सौरभ कितनी बार तो बताया था यार, 150 सवाल बता दिए, तेरे को ये समझ नहीं आया क्या कि ये जो 3600 रुपए हैं ये एसआई और सीआई का डिफरेंस बनता है? अरे कुछ बोल, कुछ हाँ ना कह दे। 7740 को कैसे तोड़ा? अरे नालायक आदमी, कितनी बार तेरे को बता दिया यार, तो तुरंत कमेंट करता मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तेरे को ये बात पता नहीं है कि अगर यहां पे 3600 आया है तो यहां पर 7200 आता है हमेशा। अगर ऊपर ए आया है तो नीचे 2a आता है, अगर यहां पे x आया तो यहां 2x आता है। यहां 3600 है तो यहां 7200 आएगा, और 3 सालों का डिफरेंस कह रहे हैं जी 7740 है, तो 7200 रुपए यहां थे तो यहां 540 आना चाहिए क्या? यहां 540 आना चाहिए। तो इसका मतलब 3600 पे 540 का ब्याज आ रहा है, 15% आ रहा है। इसका मतलब ये भी आपके प्रिंसिपल का 15% रहा होगा। ये अगर 15% है तो यहां पे रहा होगा 24,000। ये आपके मूलधन का 15% रहा होगा, तो मूलधन रहा होगा बच्चे आपका 1,60,000 रुपए, तभी तो उसका 15% बना होगा। पढ़ लो प्रॉफिट एंड लॉस, पढ़ लो प्रॉफिट एंड लॉस। 25,500 रुपए की राशि में निश्चित दर से 3rd ईयर का ब्याज इतना हो जाता है, तो वह दर ज्ञात करनी है। आपको सवाल में बोला 26 नंबर क्वेश्चन कैलकुलेशन से हो रहा है, बेसिक से नहीं बना। सो मेरी बेसिक वाली कहानी में क्या डाउट है बताओ भाई? तुम्हें यह पता है कि मेरे को 3 साल का प्रिंसिपल पता है, 3 साल का ब्याज पता है, तो क्या आप इस सवाल में अमाउंट ज्ञात कर सकते हो? अमाउंट भाई, अमाउंट पता है क्या होती है? अमाउंट के लिए आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे। प्रिंसिपल आपके सामने है 25,500 रुपए, ब्याज आया है 8,440.50 रुपए,
कितनी बार तो बताया था, अगर a बटा p करोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 बन जाएगी, क्योंकि सवाल में 3 साल की बात दी गई है, क्योंकि आपको सवाल में 3 साल की बात दी गई है। तो आप ये बात जानते हैं, आपको ये बात पता है कि अगर मैं इनको जोड़ूंगा और बटा में लिखूंगा तो डेफिनेटली एक क्यूब की फॉर्मेट में आएगा। अगर ये क्यूब की फॉर्मेट में आएगा तो यकीनन यहां देखो 11/10 की पावर 3 बनेगा, और रेट काउंट कर लीजिएगा, यही बनने की उम्मीद है, जैसा कि आपने टिक कर रखा है। सौम्यदीप, इस प्रकार से कर पाओगे क्या a बटा p करके? बेसिर पैर की बातें करते हो सब। भाई साहब, मैं मिश्रण के सवाल थोड़ी करवाऊंगा अब यार, कितनी बार तो मिश्रण तुम्हें बता दिया पूरा। और सौरभ भैया, तुम्हारे टाइम पास करने का मुझे बहुत बढ़िया आनंद आया है। ये सवाल तुम पूछ रहे हो, तनिक 1% थोड़ा सा तो क्लास का लिहाज कर लिया होता। अरे ज्यादा कुछ नहीं तो मतलब 10% तो क्लास की वैल्यू कर ली होती, थोड़ा सा तो क्लास का कदर कर लिया होता कि मास्टर ने 10 घंटे लगा के हमको सीआई समझाया है, तो ये क्वेश्चन तो मैं कर लूं। और फिर ये कमेंट और करता है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। दूसरे साल का ब्याज दिया है और तीसरे साल का ब्याज पूछा है, ये कहानी करने में इतना खतरनाक डाउट आ गया, ये सवाल करने में इतना खतरनाक डाउट आ गया, वाह। ये सवाल तो भाई साहब वास्तव में बहुत चिंता का सवाल था, इसमें तो करने में तुम्हें बहुत ज्यादा समय लग गया होगा, हो सकता है 2-3 घंटे लग गए हो सौरभ, तुमसे फिर भी ना बनाओ ये सवाल। हटाओ बेटा, जो क्वेश्चन मैं तुम्हें क्लास में करवा चुका, हर एक कैटेगरी, हर एक पार्ट, हर एक टाइप बता दिया। तुम्हारा जहां से मन करे ना, तुम वहां से सवाल उठा के देख लो, तुम्हें यही लगेगा कि ये तो सेम क्लास में करवा रखा है। अरे क्लास को कम से कम 2 बार देखने की तो कोशिश कर लो, तुम क्लास को कम से कम 2 बार पढ़ा करो, मेरी शीट को सॉल्व कर लो, तुम्हें कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें लगेगा कि क्लास में नहीं बताया हुआ। क्लास तो पढ़ने की जहमत आप उठाते नहीं हो और डाउट तुम्हारी दुनिया भर के आ जाते हैं, ये तो बहुत गजब की बात है। हटाओ, अब डाउट की कोई बात नहीं है बच्चों। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। पापी आया जी, एसआई और सीआई के क्वेश्चन नहीं बनते बेटा, कोई बात नहीं, छोड़ देना पेपर में, कोई बात नहीं पापी, कह देना कि सर ने पढ़ाया नहीं, ये टॉपिक तो इजी था, सर ने एक बार भी इसके बारे में बताया नहीं है, तो मेरे से सवाल बनते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कह देना कि सर ने पढ़ाया ही नहीं, कैसे बनेंगे। अरे जो बच्चे मेरे साथ स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने परसेंटेज की पूरी क्लास पढ़ी, तरीके में सारी शीट को सॉल्व करा, क्या उन लोगों के लिए एसआई और सीआई की बातें बताओ अब क्लियर है क्या? ये जो बीच बीच में ज्वाइन करते हैं, इनकी बातों को छोड़ो, बाकी लोगों के लिए बात क्लियर है क्या? सिर्फ एक बार क्लास को देखकर आप 100% पूरी बातों को नहीं मान सकते, कम से कम 2 बार क्लास को पढ़ा करो, 2-3 बार शीट को लगाया करो, तब जाकर आपकी उन पर कमांड बनेगी, तब आप उन सवालों को तेज गति में कर पाओगे। प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि मान लो एक बार के लिए मैं मान रहा हूं आपका सीपी 100 है, मान लीजिए एक बार के लिए आपका सीपी 100 है, आप सीपी 100 बोले या 100% बोले, कोई दिक्कत नहीं है, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। अच्छा, अगर मैं ये आर्टिकल 12% के प्रॉफिट पे बेचता हूं, अगर मैं ये आर्टिकल बच्चों 12% के प्रॉफिट में बेचता हूं, तो क्या अपने सीपी के 112% पे बेचूंगा? क्या 112% पे बेचूंगा? और यही आर्टिकल अगर मैं 10% के लॉस पर बेचूं, 10% के लॉस पर बेचूं, तो क्या मैं अपने रेट के 90% पे बेच रहा हूं? अच्छा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा बच्चों, इनका जो डिफरेंस होगा, ये आपके सीपी का 22% होगा क्या? ये कुछ वैसा ही है क्या कि पासिंग मार्क से कुछ आगे, पासिंग मार्क से कुछ पीछे? तो इनका जो डिफरेंस होता है, उनके लिए इनको आपस में ऐड कर लेते हैं बच्चों। ये माइनस वाली बात है, ये प्लस वाली बात है, तो डिफरेंस लोगे तो 22% का डिफरेंस आएगा ना। जैसे कि आप मेरी बात को समझो, जैसे कि आप मेरी बात को समझो, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वो इसको 480 में 20% की हानि पर बेचता है। बच्चों, ये 20% के लॉस पर बेचता है, तो क्या ये 80% में बेचेगा? और 80% की वैल्यू 480 है क्या? क्या 80% की वैल्यू सवाल में 480 दी गई है? अगर ये 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो बच्चों 120% पर बेचना चाह रहा है क्या? 120% पर बेचना चाह रहा है क्या? ये कह रहा है जी किस रेट पर बेचने की इच्छा थी, तो सर 480 अगर 80 की वैल्यू है तो 120 की वैल्यू ज्ञात कर लो। 720 में बेचने की इच्छा हो रही थी, पर घाटे में बेचना पड़ गया, वो अलग बात है। अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे सीपी पूछता, तो आप 600 रुपए अपना सीपी भी कह सकते हो क्या? अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं, तो आप कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हो ना। आपके लिए सब कुछ ज्ञात करना इजी है, परसेंटेज की बात को आप पढ़ सकते हैं, परसेंटेज की जानकारियां आपके लिए कंफर्टेबल है।
जैसे मेरी बात को ध्यान से समझना, जैसे मेरी बात को समझना, एक व्यापारी ने 405 रुपए में 10 किलो सेब खरीदे, जिनमें से 1 किलो सेब सड़े हुए पाए गए, मतलब बेटा ये तो बिक नहीं पाएंगे। जो खराब सेब आ गए, ये कभी सवाल आएगा अंडे फूट जाएंगे, तो वो चीज तो बिक नहीं पाएगी, खराब हो गई बेटा। अगर वो व्यापारी 10% का लाभ कमाना चाहता है तो किस दर पर प्रति किलोग्राम बेचना चाहिए? देखो बात बड़े तरीके में समझो बेटा, बात बड़े तरीके में समझो। इस बंदे के पास में टोटल इसकी जो लागत आई है वो 405 रुपए की आई है क्या? जेब से खर्चा कितना हुआ है? जेब से खर्चा कितना हुआ है? 405 रुपए का हुआ है। मैं कहता हूं मेरे को 10% का प्रॉफिट हो जाए बेटा, 10% का प्रॉफिट हो जाए तो टोटल मेरे रुपए इतने हो जाएं क्या? अगर मेरी जेब में 100 रुपए थे तो 110 हो जाए, अगर मेरी जेब में 10 थे तो वो 11 हो जाएं, यानी मेरे रुपए बढ़ जाएं। क्या बच्चों इतने रुपए मैं टोटल एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्या? मेरी उम्मीद ये है कि मेरे को टोटल इतने रुपए मिल जाए। इतने रुपए लेने के लिए मुझे एप्पल बेचने पड़ेंगे। ये बताओ मैं कितने किलो एप्पल बेचूंगा? सर मैं 10 किलो नहीं बेच पाऊंगा, ये 9 किलो बेचने पड़ेंगे। टोटल रुपए इतने थे सर, ये टोटल रुपए की बात थी, लेकिन इतने रुपए के लिए मेरे पास 10 किलो एप्पल नहीं बचे, बेचूंगा तो केवल 9 ही किलो बेटा। 1 किलो खराब हो गए, उनको तो कोई लेगा नहीं। 9 चौका 36, 9 पंजा 45, सर 495 बटा 10 यानी 49.5 रुपए पर केजी आप एप्पल बेचिएगा, आपको 10% का लाभ भी हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई बेटा? कि जो 1 किलो सेब आपके सड़े पाए गए थे उनको तो अपन बेच नहीं पाएंगे, तो 9 से भाग देकर मैंने रेट ज्ञात कर लिया है, और कुछ नहीं है। अगर इस सवाल में 2 किलो सेब सड़ गए तो मैं 8 से भाग करता, 3 किलो सेब सड़ गए तो मैं 7 से भाग कर लेता, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर। सुनो, देखो अब ये बात सुनो, अब ये बात को सुनो बेटा, क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से बात को समझना। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सवाल है बच्चे। बच्चों एक्स 5% लाभ पर एक घर जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है वाई को बेच देता है। वाई पुनः 2% की हानि पर घर एक्स को बेच देता है, तो पूरे सौदे का लाभ या हानि ज्ञात करो। लाभ या हानि ज्ञात करो। आप मेरी बात को समझो बेटा, ये 1.5 लाख रुपए क्या है? 1.5 लाख रुपए क्या है? ये एक्स के लिए इसका कॉस्ट प्राइस है क्या? यानी एक्स ने ये घर लिया, बच्चों एक्स ने ये घर लिया, कितने रुपए का लिया? कितने रुपए का लिया? तो आप कहना जी 1.5 लाख रुपए का लिया सर। एक्स ने एक घर लिया, 1.5 लाख रुपए का खरीदा, इस घर को वाई को बेच दिया, इस घर को वाई को बेच दिया बेटा। वाई को बेचा तो कितने रुपए का बेचा? कितने रुपए का बेचा आप बताओ? तो आप कहना जी 5% कमाया है, इसका 5% ज्ञात करोगे बेटा तो रुपए आएंगे 7500। 7500 आएंगे तो 1,57,500 का बेच दिया क्या? भाई मैंने एक घर लिया मार्केट से 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। अब 5% का मतलब होता है 7500 रुपए कमाकर मैंने ये घर वाई को बेच दिया, भाई तू रख ले। उसने कहा भी कितने पैसे? तो मैंने कहा भी 1,57,500 का। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बात इतनी क्लियर है। अब क्या बच्चा, वाई को ये घर जमा नहीं, वाई को ये घर जमा नहीं, वाई को ये घर जमा नहीं, तो वाई कहता है जी मेरे को ना घर वापस देना है, मेरे को घर वापस बेचना है। तो इसने 2% का घाटा उठाकर यानी 98 रुपए के हिसाब से वापस बेच दिया। बेटा अगर 100 रुपए की चीज है, आप 2 रुपए का घाटा उठाओगे तो 98 का ही बेचोगे ना। अरे बोलो बोलो बोलो, इतनी बात क्लियर है जी? तो ये कितना बनना चाहिए बेटा? आप कहना जी 1,54,350 आएगा। 1,54,350 रुपए का वापस इसको दे दिया, वापस इसको दे दिया। क्या इतनी बात आपको जम गई? इतनी बात आपको जम गई? अब प्रैक्टिकली आप मेरी बात को समझो। देखो पहले एक्स के पास घर था, वापस एक्स के पास घर आ गया, वापस एक्स के पास घर आ गया बेटा। पहले एक्स के पास घर था, वापस आ गया। अच्छा जब इसने बेचा था तो इसको मिले थे 1,57,500 रुपए। वापस जब इसको खरीदा है तो इसको पे करने पड़े हैं केवल इतने रुपए। तो आप कहना जी 3,150 रुपए ये ए का प्रॉफिट हो गया क्या बच्चों? ये ए की जेब में फालतू बच गए क्या? 4,350 का फायदा नहीं हुआ है, 3,150 का हुआ है ना बेटा। अरे मेरी बात समझो, मेरी बात समझो बेटा। मेरे पास आज ये घड़ी है, ये घड़ी मैं तुमको 100 रुपए की बेच देता हूं। मैं चाहे लाख की लाया था, मैं चाहे 100 की लाया था, मैंने घड़ी तुमको 100 रुपए की बेच दी। वापस तुमसे ये घड़ी मैंने 80 रुपए की ले ली। पहले मैंने 100 की तुमको बेची, तुमसे वापस मैंने 80 की ले ली, तो ये 20 रुपए का मुझे फायदा हो गया क्या? अच्छा ये 20 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया क्या? ये 3,150 रुपए मेरी जेब में बच गए। क्या ये मेरा प्रॉफिट ही तो हो गया? मेरी घड़ी तो मेरे पास आ गई, मेरी घड़ी तो मेरे पास आ गई बेटा, और मेरे को फ्री में 20 रुपए बच गए।
क्या कहानी को समझा तुमने? भाई प्रैक्टिकल चीज है बेटा। मेरे पास ये घड़ी थी, बात समझो केंजो, मैंने ये घड़ी आपको बेची, आप मेरे पास आई, समय घड़ी चाहिए मेरे को, मैंने कहा ले जा, 500 रुपए की है, 500 रुपए की है, ले जा। आप ले गए, 2 दिन बाद में वापस आए, बोला सर घड़ी अच्छी नहीं है, हमें पसंद नहीं आई, हमें लेनी नहीं है। मैंने कहा अभी 450 रुपए दूंगा, बोल लेने हैं? आपने कहा दे दो। तो 450 मैंने आपको दे दिए और घड़ी आप मुझे वापस दे गए, घड़ी आप मुझे वापस दे गए। बच्चों मेरी घड़ी मेरे पास आ गई, लेकिन 50 रुपए बच गए क्या मेरे पास? ये 50 रुपए मेरा प्रॉफिट ही तो हो गया। अरे 50 रुपए मेरा प्रॉफिट ही तो हो गया, जिसमें 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो सेम इस क्वेश्चन की बात है बच्चों, सेम इस सवाल की बात है। क्या बताओ, इस डील में एक्स को फायदा हुआ है ना बच्चे? एक्स को फायदा हुआ है, कितने रुपए का फायदा हुआ है? सर जी एक्स को फायदा हुआ है, वो हुआ है 3150 रुपए का। सब लोगों को सवाल नंबर 3 में जो लैंग्वेज की बात है, वो लैंग्वेज समझ में आई ना? कई बार बच्चे पता है क्या कर देते हैं बेटा, कई बार बच्चे पता है क्या कर देते हैं, ये 4350 रुपए ना ऊपर वाले, इनको फायदा गिन लेते हैं, ये एक्स का फायदा है। ये फायदा नहीं है बच्चे, मतलब प्रैक्टिकली बात को समझो, प्रैक्टिकली पॉइंट को समझो। एक्स ने घड़ी घर बेचा, वापस ले लिया, सौदे के बाद भी जो प्रॉफिट जेब में बच गया, जो एक्स्ट्रा पैसा बच गया, हम इसी को तो प्रॉफिट मानते। या आप यूं समझ लो, या आप ऐसे समझ लो बेटा, इस डील में वाई का लॉस हो रहा है क्या? इस डील में वाई का लॉस हो रहा है क्या? अच्छा, जितने रुपए वाई को घाटा होगा, जितने रुपए वाई को लॉस होगा, क्या उतने रुपए का प्रॉफिट होगा? बच्चों आपकी मेरी डील है, मैं आपको सामान बेच रहा हूं, वापस ले रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, तो हम दोनों में तो होगा प्रॉफिट लॉस। तुम्हारे अगर 100 रुपए लगे तो मुझे बन जाएंगे, जितना तुम्हें घाटा उतना मुझे प्रॉफिट, यही होगा, यही होगा। तो वाई को आप बताओ लॉस कितना हुआ है? सर वाई ने इतने रुपए का घर लिया था, वाई को 2% का लॉस हुआ है, 3150 रुपए का लॉस हुआ है ना? अगर वाई का लॉस 3150 है, तो बच्चों एक्स का प्रॉफिट भी 3150 ही आएगा ना? अब ऐसा तो हो नहीं सकता बच्चे कि तुम्हारा मेरा व्यवहार है, तुम्हें घाटा हुआ 100 रुपए का, मुझे प्रॉफिट 200 का हो गया, कैसे हो जाएगा? अगर एक आदमी हार रहा है, एक आदमी जीत रहा है, तो जितना ये हारेगा उतना ये जीतेगा, प्रैक्टिकल चीज है बेटा। आगे बात समझ में? अरे कीमत का तो कोई सीन नहीं है दिशा, बेटा कीमत का तो कोई सीन नहीं है। कीमत तो मेरे घर की थी, मेरा घर तो मेरे पास वापस आ गया ना। कीमत तो मेरे घर की थी, मेरा घर तो मेरे पास वापस आ गया, समझो। घर मेरा मेरा वापस आ गया, प्लस 3150 रुपए भी आ गए, प्लस 3150 रुपए भी आ गए, तो यही तुम्हारे प्रॉफिट का सूचकांक होगा। बिना पेन उठाए ये सवाल करना है, बिना पेन उठाए। क्या बच्चों उत्तर 60% कह दूं क्या? बिना पेन उठाए करना है। सर विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है। सर ये 5 है तो ये 8 है, प्रॉफिट हो गया 3/5, 3/5 का मतलब 60% उत्तर बनेगा। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ये बच्चों इस टॉपिक की पहली शीट है, और मैं हमेशा की तरह, हर टॉपिक की तरह, जैसा तुमको आज तक बताते आया हूं, इसमें भी सबसे पहले आपको बेसिक वाला एरिया ही कवर करवाऊंगा, और बाद में हम उच्चतम स्तर तक बढ़ेंगे, वो चिंता मत करना। एक बात को पल्ले बांध लो, याद कर लो, रट लो, समझ लो। जिस सवाल में तुम्हें प्रतिशत लाभ चाहिए, लाभ का क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए, तो बेटा सीपी और एसपी का रेशो बना लिया करो। क्या करना है? सीपी और एसपी का रेशो बना लिया करो। ये रेशो ही हमें प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज बता देगा। मैंने बच्चों एक टाइपराइटर 1200 रुपए का खरीदा, 200 रुपए मरम्मत पे खर्च करे, तो मैंने आपको बताया था ना मेरे को 1400 का पड़ गया। हम कॉस्ट प्राइस वो मानते हैं जितने में चीज आपको फाइनली मिलती है, जो रेट आपके लिए फाइनली आपके घर पे आइटम पहुंचते मानते हैं। बेचा है 1680 का, 2 पॉइंट कट गया। सर जी अगर 14 से काटूंगा 10, 14 से काटूंगा 12, तो 20% का प्रॉफिट देख पा रहे हैं बच्चों? ये बहुत ही नॉर्मल लेवल की बातें हैं, इनमें किसी प्रकार का डाउट रहना नहीं चाहिए बेटा। मैं तो कई बार इस बात को लेकर बड़ी चिंता में आ जाता हूं कि आप लोगों के भला इतने डाउट आ कैसे सकते हैं। सुनो, मेरे को प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है बच्चों, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना हो, प्रतिशत हानि ज्ञात करनी हो, हम सीपी और एसपी का रेशो बनाने पर ध्यान देंगे। हम ये सोचेंगे कि सीपी और एसपी के बारे में जानकारी बनानी है, ये बात ट्राई करनी है। सुनो, 2 दर्जन बच्चों, अब ये बात मुझे बताने की नीड नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं आप सब भली भांति से जानते होंगे कि 1 डजन में 12 पीस होते हैं।
अब ये बात बताने की नीड नहीं है, कौन कह रहा है 24 होंगे हिमांशु? 1 डजन में 12 होते हैं। 2 दर्जन केलों का लागत मूल्य 32 रुपए है। 18 किलो को 12 रुपए प्रति दर्जन के भाव बेचने के पश्चात दुकानदार ने मूल्य 4 रुपए प्रति दर्जन कर दिया, तो हानि परसेंटेज ज्ञात करो। मुझे बताओ, मैं 2 दर्जन केले खरीद कर लाया बच्चे, 24 केले खरीद कर लाया, तो मेरी जेब से खर्चा 32 रुपए का हुआ क्या? मेरी जेब से खर्चा कितना हो गया? 32। जो पैसा तुमने लगाया है, जो तुम्हारी जेब से तुम्हारी कॉस्टिंग आई है, उसे हम बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। अच्छा, बेचा किस रेट पे? बेटा 18 केले मैंने बेचे हैं 12 रुपए प्रति दर्जन के भाव से, यानी 12 रुपए के 12 केले तो 18 रुपए के 18 केले। भैया 12 रुपए के 12 तो 18 रुपए के 18, 1 रुपए का 1 केला। 18 केलों से तो इतने रुपए मिल गए। अब आपके पास बच्चों 6 केले बच गए क्या? यानी हाफ डजन आपके पास बच गई, आधी दर्जन। इनको आपने बेचा है 4 रुपए प्रति दर्जन। ये केले अच्छे नहीं बचे होंगे, तो इसने कहा जी 4 रुपए प्रति दर्जन, यानी 2 रुपए के बिकेंगे क्या? 4 रुपए दर्जन है, 12 किलो का रेट 4 रुपए है, आधी दर्जन के 2 रुपए मिलेंगे बेटा। यानी आप कहना गुरुजी हमसे 32 रुपए लग गए थे, पर मिले कितने? 20। 4 से काटोगे गुरुजी 8 रुपए लगाकर 5 रुपए मिले हैं, तो 3/8 का घाटा पड़ गया सर जी। 3/8 का मतलब इतना होता है क्या? अरे क्या इतना घाटा हो गया क्या? जिसको इस सवाल में डाउट आए तुरंत पूछ लीजिएगा। अगर बेटा आप कंटिन्यू क्लास नहीं पढ़ते हैं, अगर आप लगातार चीजों को नहीं पढ़ते हैं, तो डाउट आपके आना लाजमी है। फिर बेटा आप डाउट पूछोगे और मैं उनका समाधान कर नहीं पाऊंगा भाई। लगातार पढ़ा करो, डाउट नहीं आएगा बाद में। 2 नंबर समझ नहीं आया तो तब सो गए थे क्या जब बताया था? बच्चों इसमें सिर्फ और सिर्फ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की फॉर्मूले की बात हो रही है। मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं बेटा? अरे 6 नंबर में क्या बात समझ नहीं आई यार? अबे तुम्हारे पास 18 केले तुमने बेच दिए, 18 केले तुमने बेच दिए। हे राम भगवान प्रभु ईश्वर कहां हो? 24 केले थे तुम्हारे पास, 24 पीस थे, 24 पीस थे। हमने 18 केले बेच दिए, तो अब 6 केले बचे हैं क्या? अरे 6 केले बचे हैं क्या? और 1 दर्जन का रेट 4 रुपए है। 1 दर्जन का रेट 4 रुपए है, तो आधी दर्जन कितने की आएगी प्रभु? अरे आधी दर्जन कितने की आएगी बता तो दो रे। कह रहे हैं 2 समझ नहीं आ रहा हमारे, तो कैसे कर दिया आपने? 2 कैसे बनाया सर, समझ ही नहीं आ रहा। ओ माय गॉड, तुम्हें ये इतनी सी बात पता नहीं चल रही यार? अरे तुम मार्केट में जाते हो चीनी लेने के लिए, दुकानदार कहता कि चीनी 50 रुपए किलो है, आपने कहा आधा किलो तोल दो, तो क्या वो तुमसे 25 रुपए मांगेगा? क्या वो तुमसे 25 रुपए मांगेगा? अब आप तो वहां अपने बाल नोच लोगे कि यार 1 किलो के 50 थे, 25 कैसे कर दिए यार? एक तो गणित समझ में नहीं आ रही, 25 कैसे बन गए यार? तुम एक दिन मार्केट में गए, तुम्हें एक दिन चाहिए थे बनाना, तुम्हें खाने थे केले, तुमने कहा जी बनाना लेने चलते हैं। दुकानदार कहता 10 रुपए के डजन, 10 रुपए के दर्जन, 10 रुपए के 1 दर्जन केले। आपने कहा जी मेरे को 6 पीस चाहिए, केवल ओनली 6 पीस चाहिए। तो 6 पीस कितने? 100 रुपए के आएंगे क्या? हैं? 6 पीस कितने? 100 रुपए के आएंगे क्या? आपने कहा जी 5 रुपए के आएंगे सर जी। क्योंकि तुम 12 किलो के 10 रुपए ले रहे हो भाई, तो 6 किलो के 5 ही लोगे। नहीं मतलब सर समझ नहीं आया 5 कैसे, मतलब सर वो पता नहीं चल रहा, कैसे कंफ्यूजन रह रहा है मेरे को भाई साहब, दिमाग में खराबी है। अरे ये जो हिसाब किताब बता रहा हूं ना, ये जो गुणा भाग करने बता रहा हूं ना बेटा, ये गांव का अनपढ़ आदमी भी कर लेगा, जो कभी स्कूल नहीं गया जीवन में, जिसको गुणा भाग करने नहीं आते हैं, वो भी काउंट कर लेगा भाई। वो भी देख लेगा कि एक दर्जन केले अगर 4 रुपए के आते हैं, तो आधी दर्जन 2 रुपए की आएगी। ये बच्चे को पता है, लेकिन सर हमें 2 समझ नहीं आ रहा जी। ओहो हो, मैथ बहुत टफ है सर सरकारी नौकरी पाने के लिए। ओ माय गॉड। एक व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर अंकित करता है। बच्चों बढ़ाकर अंकित करना, क्या मैंने आपको बताया था क्या? ये मार्कअप परसेंटेज होता है। मार्कअप बेटा, मार्कअप, क्या मार्कअप परसेंट 15% है क्या? हाँ,
लेकिन आप जब वहां पे खरीदने जाते हो तो वो 12% कम मूल्य पर बेचता है। इसका मतलब दुकानदार तुमको डिस्काउंट भी दे रहा है क्या? डिस्काउंटदार तुमको डिस्काउंट भी दे रहा है क्या 12% का? हाँ सर, क्या मैंने आपको कल समझाया था कि मार्कअप का और डिस्काउंट का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही प्रॉफिट या लॉस को डिनोट करता है। अगर ये उत्तर तुम्हारा पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट हो रहा है, अगर नेगेटिव आया, माइनस में आया, तो लॉस हो रहा है बच्चे। अरे प्लस का 15, माइनस का 12, प्लस माइनस 180 हो गया, बटा में 100, इतना परसेंट करना है क्या सर जी? 15 माइनस 13.8 बनेगा 1.2% का प्रॉफिट, या इसे 1 सही 1/5 भी तो कह सकते हो। अभी भी बच्चे अपने सवाल का उत्तर सी दे रहे हैं। गजब के नालायक लोग हैं, गजब। इनको 1.2 में और 1.5 में फर्क समझ नहीं आता। अरे नालायकों, 1 सही 1/5 होता है, तो इसका मतलब होता है 1.2। 1 सही 1/2 है, तो इसका मतलब होता है 1/5। अब ये बात तुम्हें कौन सिखाए? ये बात तुम्हें कौन बताए कि तुम्हें ये बात क्लियर ना हो रही? एसएसपी एकता को छोड़, वो नोट्स बना रही है कि नहीं बना रही, अपनी क्लास पे ध्यान दे ले। देखो नॉर्मली बच्चे क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, मेरी बात को समझो। हम अपना जो प्रॉफिट लॉस है ना, वो सीपी पर काउंट करते हैं, पर कई कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज में, कई कई बार सवाल की भाषा में, वो सीपी और एसपी में लॉस की या प्रॉफिट की कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस पर भी कर लेता है। आप लैंग्वेज को समझें। मैं कहता हूं एक व्यापारी 27 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य है, देखो, सेल एट द 10% प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग प्राइस। 10% प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग प्राइस गलत बात बच्चों। 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, वो सेलिंग प्राइस का कमा रहा है, विक्रय मूल्य का कमा रहा है। इसका मतलब पता है क्या होता है बच्चे, कि अगर उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 10 रुपए है, तो इसमें से 1 रुपया प्रॉफिट का है। बच्चों अगर मैं तुमको एक आर्टिकल 10 रुपए का बेच रहा हूं और मैं कह रहा हूं बच्चों इसमें से 1 रुपया मेरा प्रॉफिट है, तो इसका मतलब मैं उसे 9 रुपए का लाया था क्या? हम अगर किसी सवाल में आपको यह बोले कि सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट लॉस काउंट कर रहा हूं, तो बात बड़ी सिंपल है। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस पर बोले तो कहानी अलग होती है बच्चे। जैसे मैंने आपको ये घड़ी बेची, मैंने आपको ये घड़ी बेची, आपने कहा सर कितने रुपए की? मैंने कहा 100 रुपए की। पर इस 100 रुपए में से ना 20 रुपए मेरा प्रॉफिट है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि बेटा 100 रुपए में से ना 20 रुपए मेरा प्रॉफिट है, तो इसका मतलब मैं उसे 80 रुपए की लेकर आया था, मेरे लिए उसका कॉस्ट प्राइस 80 रुपए रहा होगा। यह सवाल ऐसा ही है बच्चों। मैं एक घड़ी अगर 10 रुपए की बेचता हूं और कहता हूं इसमें से 1 रुपया मेरा प्रॉफिट है, तो मैं इसे 9 रुपए की लेकर आया था। सवाल में आपको 9 की वैल्यू 27 दी गई है, तो विक्रय मूल्य की बात 30 रुपए बननी चाहिए, बी उत्तर आना चाहिए। क्या टेक्निकल मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? सुनो जी, ये क्या कह रहा है बच्चों, 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। बच्चों पहले तो आप मेरी बात को यूं समझा करो, जैसे देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं बात आर्टिकल बेस्ड, आर्टिकल की बात आगे और खूब चलेगी, एक बार समझ लो बेटा। बेटा तुम्हारी एक दुकान है, तुम वहां बेचते हो टॉफियां, है ना? अब मान लो तुम 1 रुपए की 20 टॉफी लेकर आए, तुम अपनी दुकान पे छोटी छोटी टॉफियां बेचते हो बेटा, तुम अपनी दुकान पर 1 रुपए की 20 टॉफी लेकर आए। अगर तुम प्रॉफिट कमाना चाहते हो, अगर दुकानदारी में 2 रुपए का लाभ कमाना चाहते हो बेटा, तो 1 रुपए की टॉफी 20 से कम बेचोगे या ज्यादा? क्या आपको ये टॉफी 20 से कम बेचनी पड़ेगी? सभा कह रही है जी मैं तो ज्यादा बेचूंगी। बेटा ज्यादा बेचोगे तो प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, आपको लॉस हो जाएगा। व्यवहारिक बात है, अपने आम जनजीवन की बात है बच्चे। अगर मैं 1 रुपए की 20 टॉफी लेकर आया हूं, तो 20 से कम बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा ना बेटा, तो प्रॉफिट होगा ना। और 20 से ज्यादा बेचूंगा तो नुकसान हो गया।
अरे लाया तो मैं 1 रुपए की 20 टॉफी, बेच दी मैंने 1 रुपए की 25 टॉफी, मेरे को घाटा पड़ गया बेटा, तो नुकसान हो गया मेरे को, तो प्रॉफिट होना था, नुकसान हो गया मेरे को। तो यहां आप मेरी बात को समझो, 2750 नारियल का क्रय मूल्य 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है। जितने रुपए में तुम 2750 नारियल लेकर आए थे, उतने ही रुपए में तुमने 2500 नारियल बेच दिए। इस बात को जरा टेक्निकल समझो एक बार। तुम मान लो 1000 रुपए तुम जेब से खर्च कर रहे हो, नारियल लेकर आए 2750, बेच दिए तुमने उतने रुपए के 2500, मतलब बेटा आपके रुपए तो पूरे हो गए, रुपए तो पूरे हो गए, प्लस 250 नारियल भी बच गए। क्या क्या तुम्हारे पास अपनी जेब तो पूरी हो गई, प्लस 250 रुपए भी बच गए, सॉरी 250 नारियल बच गए। अब ये जो नारियल बचे हैं, इनको बेच के पैसा और कमाओगे, जो नारियल बचे हैं इनको बेच के पैसा और कमाओगे, तो इस डील में आपका प्रॉफिट हो रहा है ना बच्चे। पहली बात तो ये समझ लिया करो कि एक प्रॉफिट की सिचुएशन है या लॉस की कहानी है। सर हमें इस केस में प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट अगर हो रहा है बच्चे, तो लॉस वाली बात तो उत्तर कभी नहीं बनेगी ना। अगर बाय चांस मुझे कभी सवाल का बेसिक पार्ट देखना हो, तो मैं कह सकता हूं प्रॉफिट की डील हो रही है, लॉस तो नहीं होगा। अच्छा, अगर इसको सवाल को करें तो करें कैसे, वो समझो। 2750 नारियल का सीपी कितना है मुझे पता नहीं है। मान लो बेटा एक नारियल सीपी का आता है, एक नारियल सीपी का आता है, सीपी रेट है, हो सकता है 50 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, 10 लाख हो, सीपी जो रेट है, एक नारियल अगर सीपी रुपए का आता है, तो 2750 नारियल इतने के आएंगे क्या, बताओ इतने के आएंगे क्या। और ये बराबर है किसके, 2500 नारियल, एक नारियल का रेट मान लो एसपी है, अरे आप एक्स मानते हो, वाई मानते हो, ए मानते हो, बी मानते हो, सीपी एसपी मान लो, क्या बुराई है। 2750 नारियल का सीपी 2500 नारियल के एसपी के बराबर है। बच्चों ये तो रेशो बन गया। अरे वाह सर, ये पहले क्यों नहीं बताया। 25 से 10, 25 से 11, अगर 11 सीपी हो तो 10 एसपी होता है। प्यारे बच्चों बिना ज्यादा परेशान हुए सीपी और एसपी का रेशो बना दोगे क्या। जिस सवाल में प्रतिशत का लाभ हानि चाहिए, सीपी एसपी का रेशो चाहिए मालिक, 10% आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए, बी उत्तर बनना चाहिए। 9 नंबर की बात आप सबको क्लियर है। सुनो, एक बात को और समझो, एक बात को और समझो बेटा, क्या कहना चाह रहा हूं। वास्तविक मूल्य से 20% कम पे एक कैमरा खरीदा, तो जो वास्तविक मूल्य क्या है मुझे पता नहीं है। मैं एक काम करता हूं, इसका जो ओरिजिनल रेट है ना, ओरिजिनल रेट है, मतलब उसका कोई मान लो, वो मान लो 100 रुपए है। तुम एक दुकान पर गए, तुम एक दुकान पर गए, वहां एक कैमरा था, उस पर रेट लगा था 100 रुपए। तुमने ओरिजिनल रेट से 20% कम में खरीदा है, इसका मतलब आपने 80 रुपए का परचेज करा है क्या, आपने उसे 80 रुपए का परचेज करा है क्या। खरीद मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए बेचा, यानी अगर तुमने इसका 40% कमाया, 32 रुपए कमाए, 112 का बेचा। तुमने खरीदा था 80 रुपए का और 112 का चिपका दिया किसी को। तो आप बताओ बेटा, वास्तविक रेट पर 100 रुपए से कंपेयर करूं तो एक्चुअल में 12% का ही प्रॉफिट हुआ है ना। एक्चुअल में आपने देखा तो आपको पता लग गया जी, 100 से अगर मैं देखूं ना तो 12% का प्रॉफिट हुआ है, ज्यादा कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं है। क्या बच्चों सवाल नंबर 10 तक की बात समझ में आई। ये जो आपके सामने सवाल चल रहे हैं, ये बेसिक चल रहा है। एलिगेशन भी इनमें काम आएगा बच्चों, डेविएशन भी काम आएगा, एवरेज भी काम आएगा। ये सारी बातें बच्चों आपको इस प्रकार में काम करने को मिलेगी। जी हां, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से भी आप कर सकते हो। जो भी इसका ओरिजिनल रेट था, तुमने उससे 20% कम पर खरीदा, और जो रेट आया उस पर तुमने 40% बढ़ाकर बेचा, तो भी आप ऐसा काम कर सकते हो ना बच्चे, तो भी 12% का फायदा होगा। आप सवाल को पढ़ के देखो ना, उसी डेटा को चेंज कर रहा हूं, पहले 20 कम कर रहा हूं, फिर 40 इंक्रीज कर रहा हूं, 20 कम 40 बढ़ाना, तो सक्सेसिव हो गया बेटा। बात एक ही है। आपने कहा सर मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि 5 से 4 और 5 से 7, यानी 25 से 28, तो इसका मतलब 100 से 112, सर 12% का प्रॉफिट हो गया। क्या 10 सवालों में आपको सारे प्रकार की बात समझ में आ गई। जो लॉजिक मैंने आपको बताया, जो नियम मैंने आपको बताए, वो सारे आपने ज्वाइन कर लिए।
चलिए 5 मिनट का बच्चों ब्रेक लेते हैं और 5 मिनट के बाद मैं यहां से आगे बात शुरू करूंगा। पूरे एग्जैक्टली 5 मिनट का ब्रेक और टाइम पे आइएगा, लेट ना होइएगा। हाँ जी भैया, नंबर 10 तक की बात क्लियर है। ये बहुत बेसिक वाली बात चल रही है बेटा, बहुत बेसिक वाली बात चल रही है। ये सवाल है बच्चों एलिगेशन का। इसे करने के लिए हमें चलना पड़ेगा एलिगेशन पे। एक कंसाइनमेंट के 2/3 भाग को 5% के लाभ पर बेचा, बाकी का भाग आपने 2% की हानि पर बेचा। बच्चों टोटल कंसाइनमेंट मान लो 3 था, 3 आइटम थी मान लो, इसमें 2 पार्ट तो आपने बेच दिए 5% के लाभ पर और एक भाग आपने बेचा है 2% की हानि पर। तो मैं देखना चाह रहा हूं बेटा कि इनका नेट आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, नेट इसमें क्या हुआ, ये बात सही है क्या? अच्छा आपको ये बात पता है ना, जब एक प्रॉफिट में है एक लॉस में है, सब जानकारी को बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक प्रॉफिट में है एक लॉस में है बच्चे, एक प्रॉफिट में है एक लॉस में है, तो एक को आपने करना है प्लस में, एक करना है माइनस में। इन साइन का विशेष ध्यान रखना, इन साइन का विशेष ध्यान रखना। बच्चों नेट आपको क्या हुआ, आप कहना जी 5 दूनी 10 में से 2 गए 8,
सर 8/3% का प्रॉफिट होगा क्या? हमें इस पूरे सौदे में 8/3% का प्रॉफिट होगा और सवाल मुझे कहता है मुझे 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो 1% की वैल्यू आएगी 400 गुणा 3/8, 50 बार कटेगा 150 और 100% की वैल्यू आ जाएगी 15,000। ये आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर? सेम क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना। 3,60,000 रुपए में एक जमीन खरीदी है, ये टोटल जमीन का रेट है। 2/5 भाग यानी कि टोटल लाभ में से, टोटल आर्टिकल में से 2 भाग को बेचा है 25% के लाभ पर और बाकी का 3 कौन से रेट में बेचूं, किस रेट में बेचूं कि हमें इसमें 10% का लाभ हो जाए। बच्चों यहां पर तुम्हें प्लस का 10 चाहिए क्या? 5 में से 2 भाग बेच दिया, 3 बच गया, तो आपने कहा जी इनका डिफरेंस तो आ रहा है 15, तो सर इनका डिफरेंस 10 आना चाहिए क्या? ये 10, तो यहां पर 0 आना चाहिए क्या? बताओ बेटा यहां पर 0 आना चाहिए क्या? देखो ये बाकी का जो 3 पार्ट है ना, इसको ना तो प्रॉफिट पे और ना ही लॉस पे बेचना, इसको नेट रेट पे बेच, जिस रेट में आया था उसी रेट में बेच देना बेटा। तो 3,60,000 रुपए ये टोटल 5 की वैल्यू है, तो 3 की वैल्यू कितनी बननी चाहिए? आपने कहा जी सर 3 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो पूरा पूरा कितनी बार कटेगा? 5 से काटेंगे तो ये कटना चाहिए बेटा 72, आगे 3 जीरो, 216 आगे इतने में बेच दो, ना तुम्हें प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, टोटल डील में इतना प्रॉफिट हो जाएगा। क्या बच्चों एक प्रकार से ये सवाल आपका एलिगेशन का रिवीजन चल रहा है क्या? एक प्रकार से आपका एलिगेशन की बात चल रही है। हाँ खत्म बात। बेटा विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर नहीं है, विक्रय मूल्य पर। इसका मतलब आप कहना जी अगर विक्रय मूल्य 5 रुपए है ना, तो इसमें से 1 रुपया प्रॉफिट का है तो 4 रुपए का सामान लाया। अब एक्चुअली प्रॉफिट क्या हो गया बेटा? एक्चुअली प्रॉफिट तो 1/4 का हुआ है और ये 25% की बात होगी। जिस क्वेश्चन में, जिस सवाल में आपको यह बोला जाए कि विक्रय मूल्य पर काउंट करना है, विक्रय मूल्य पर, तो बेटा विक्रय मूल्य की बात समझते हो ना आप? विक्रय मूल्य के लाभ पर कई बच्चे उत्तर करेंगे 495, ऐसा नहीं। सीपी और एसपी में 10 रुपए का बेचा है तो 9 रुपए का लाए होंगे, 450 अगर सीपी है तो 500 का बेचना पड़ेगा। $2850 में आपने एक साइकिल बेची तो आपको 14% का लाभ हो गया, यानी ये 114% की वैल्यू है क्या? ये जो वैल्यू है ये 114 की वैल्यू है। अगर लाभ केवल 8% कमाते, बच्चों 8 कमाते तो 108 में बेचते। अगर लाभ केवल 8% कमाते तो 108 में बेचते। 57 से 2 बार कटेगा, 57 से 5 बार कटेगा, 25 बार कटेगा। सर 2700 रुपए का बेचना चाहिए क्या? 2700 में बेचोगे तो 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। बच्चों अगर इस सवाल में आपको सीपी ज्ञात करना होता तो सीपी कितना 2500 आता क्या? अगर बाय चांस ये पूछता कि इस साइकिल का कॉस्ट प्राइस बताओ तो 2500 रुपए काउंट कर सकते हो ना? बी ए का 200% है, 2A बराबर बी है। बी जो ना बी वो ए का 200% है, 2A बराबर बी है, तो ए और बी का रेशो 1:2 आएगा। ए और बी डिनोट कर रहे हैं सीपी और एसपी को, 1:2 है। बच्चों 1 रुपए का आर्टिकल लाकर 2 रुपए का बेच रहे हो, दुगना कर रहे हो, इसका मतलब आपको प्रॉफिट भी 100% का हो रहा है, प्रॉफिट भी आपको 100 का चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी इजी लेवल की बात है ये। जरा बताओ तो 13% लाभ कमाने की बात कर रहा है, 7,91,000 रुपए, ये क्या 113 की वैल्यू है? इसका लाभ कितना है? बच्चों लाभ तो केवल 13 ही है, लाभ तो केवल 13 ही है, पूरा पूरा 7 बार कटेगा, 13 7 91, सर 91,000 रुपए उत्तर बनना चाहिए। सी विल बी करेक्ट आंसर। इस सवाल में बेटा सीपी कितना आएगा? सीपी इस सवाल में सीपी कितना आएगा? 7 लाख, 7 लाख रुपए आएगा।
70,000 नियम होना 7 लाख रुपए है। अच्छा एक बात सुनो, कितना बढ़िया सवाल है। हम ये चाहते हैं कुल प्रतिशत लाभ या हानि की बात करनी है, परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस काउंट करना है, तो हम सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लें। हम ये देख लें क्या कि टोटल हमारी जेब से कितने रुपए लगे हैं और टोटल हमें कितने रुपए मिले हैं, तो प्रॉफिट लॉस काउंट हो जाएगा। 500 रुपए प्रति साइकिल की दर से रमेश ने 10 साइकिल ली बेटा। 10 साइकिल कितने 5,000 रुपए की आएंगी क्या? 500 की एक साइकिल है, 10 साइकिल लोगे 5,000 रुपए की आएंगी। अच्छा मरम्मत पर इन्होंने 2,000 रुपए खर्च करे, तो ये भी तो आपका सीपी काउंट होगा, ये भी तो आपका सीपी काउंट होगा बच्चे। आप कहना जी हमारा जो टोटल सर कॉस्ट प्राइस है ना वो तो आ गया 7,000 रुपए। इसमें से 5 साइकिल मैंने बेची हैं 750 के हिसाब से। बेटा 750 के हिसाब से बेचोगे 5 साइकिल तो इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिल जाएगा। और बाकी बची 5 साइकिल आपके पास, ये आपने 550 के रेट से बेच दी है। बच्चों अगर मैं इनमें से 5 अगर कॉमन भी ले लूंगा तो अंदर बनेगा 1,300 रुपए। 7,000 रुपए खर्च करके वापस मिले हैं 6500 रुपए। सर जी 14 रुपए का सामान हमारा 13 में बिका है, तो 1/14 का लॉस हुआ है। 7 सही 1/7% का लॉस हुआ है सर जी। प्रॉफिट का कोई सीन नहीं है, लॉस होना चाहिए। और कितना होगा ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया है। डेढ़ सौ से 300 के बीच में किताबें खरीदी जाती हैं, 250 से 350 के बीच में बेची जाती हैं, तो 15 किताबों पर बेचने पर अधिकतम लाभ की बात क्या बनेगी? एक सेकंड। अरे आप मुझे एक सिंपल बात बताओ बेटा, आप प्रॉफिट अपना मैक्सिमम कब लोगे? प्रॉफिट अपना मैक्सिमम कब कमाओगे? जब कोई चीज सस्ती से सस्ती लेकर आओगे और महंगी से महंगी बेचोगे। सीपी आपका कम से कम हो और सेलिंग प्राइस आपका मैक्सिमम हो, तब हम मानेंगे बेटा हमारा प्रॉफिट होगा मैक्सिमम। 150 से 300 रुपए तक, ये बीच नहीं आएगा, तक आएगा तक। हमने कोई आर्टिकल लिया यानी 150 रुपए का लेंगे बेटा अपन कम से कम में, और बेचेंगे कितना सर? 250 से 350 यानी 350 का बेचेंगे तो बात बनेगी। तो मैक्सिमम मेरे को एक आर्टिकल पर 200 रुपए का प्रॉफिट आ सकता है। 15 आर्टिकल बेचे हैं तो बच्चों इस डील में मैं मैक्सिमम 3,000 रुपए कमा सकता हूं। 3,000 रुपए का प्रॉफिट मुझे हो सकता है। मैक्सिमम और मिनिमम की बात है, आप जानते हैं। कुछ नहीं करना है बेटा। देखो ये सवाल तुम्हारा होमवर्क है, अब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कैसे आया। अरे 600 रुपए का आर्टिकल लाए, 5% तुमने खर्च कर दिया ट्रैफिक पे, यातायात पे लाने पे, इतना। अब 15% का लाभ कमाना है तो 23/20 का बेचना पड़ेगा क्या? इतने का बेचोगे तो ही तो बेटा आपको प्रॉफिट होगा, तो ही तो आपका लाभ होगा। और ये कितना बनेगा? अब इसे काउंट करने के लिए मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई विशेष काम करने की नीड है। सर 483 गुणा 3/2 कर दीजिए, आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। क्या कर लोगे क्या आगे का काम? ये तो परसेंटेज का सवाल था। जरा जल्दी बताओ ना क्या उत्तर बनेगा इसका। मुझे बेटा आंसर आप लोग दे दीजिए फटाफट से, तब मैं आगे बढ़ता हूं। वेरी गुड सर। 54 रुपए अगर 90% की वैल्यू है तो 120% की वैल्यू ज्ञात करनी है। 72 रुपए उत्तर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा समझ में आ गया? एक व्यापारी ने 200 अंडे खरीदे, 38 अंडे टूटे निकल गए, ये तो बिकेंगे नहीं। जो अंडे टूटे हुए आए हैं बेटा वो तो बिक नहीं पाएंगे। तो बिकने के लिए 162 अंडे बचे क्या? इतने ही अंडे बिकेंगे जो मार्केट में बिकने लायक बचे हैं। अगर मैं डजन की बात करूं, दर्जन, तो ये अब डजन हो गए क्या? डजन, ये इतने दर्जन हो गए बेटा। 162 तो पीस थे, अगर दर्जन की बात करनी है तो 12 से भाग कर देना, दर्जन हो जाएंगे। इनको बेचा किस रेट पे है? इनको बेचा है बेटा 4.80 रुपए प्रति दर्जन, यानी गुणा में 4.8 कर दूं।
गुणा में 4.8 कर दूं। क्या बच्चों आपकी जेब में टोटल इतने रुपए आएंगे क्या? क्या आपकी जेब में टोटल इतने रुपए आएंगे क्या? हाँ। और ये 8% लाभ की वैल्यू है। ये अगर 8% लाभ की वैल्यू है तो बच्चे आप कह सकते हैं ना कि सर ये 108 की वैल्यू है, मेरे को 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर ये 108% की वैल्यू है, आपको निवेश ज्ञात करना है, 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये पॉइंट काटोगे 10 आ जाएगा, कुछ नहीं करना है सर जी, सवाल आपका लगभग मेंटली सॉल्व हो ही गया है। आप इस जानकारी को बना दीजिए। 12 गुणा 4 करेंगे 48, ये काटेंगे 27, ये काटेंगे 6, तो ये आ गया 60 रुपए। यानी टोटल तुम्हारा जो कॉस्ट प्राइस था वो 60 रुपए रहा होगा, बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई समस्या के। अरे अगर मैं पी पर बेचूं तो 12% का लाभ होगा। यानी पी जो है ना वो उसके कॉस्ट प्राइस का 112% है। क्यू पर बेचूंगा तो 4% की हानि होगी। क्यू उसके कॉस्ट प्राइस का 96% है। क्यू उसके कॉस्ट प्राइस का 96% है। तो क्यू और पी का रेशो चाहिए 96 और 112 का रेशो चाहिए। तो बच्चे आप 16 से काटेंगे 6 7 कह सकते हैं क्या? ये बातें कम से कम लिखकर मेंटली सॉल्व करने वाली है। ये शीट नंबर 1 तुमको ये समझाने के लिए है कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कैसे कैसे बात समझते हैं वो सुनो। बेटा एक दुकानदार अपने माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचता है। इस प्रकार उसे 20% की हानि होती है। अगर सूची मूल्य पर बेचता तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता? 60% का होता। कैसे? सुनो बेटा, अगर मैं सूची मूल्य को 2 रुपए मान लूं, एक बात बताओ, सूची मूल्य को 2 रुपए मान लेता हूं, ठीक? इसके आधे 1 रुपए पर आर्टिकल बेचता हूं ना, 1 रुपए पर आर्टिकल बेचता हूं ना, तो तुम्हें अपनी वैल्यू का 80% मिल रहा है। 1 रुपए में बेचने पर तुम्हें अपनी वैल्यू का 80% मिल रहा है। अरे 20% का लॉस हो रहा है ना, इसका मतलब आपकी जेब में 80% आ रहा है। और अगर मैं ये आर्टिकल 2 रुपए का बेचूं, 2 रुपए का बेचूंगा तो सर मुझे 160% मिल जाएगा। 1 रुपए का बेचने पर हमें सर जी अगर 80% मिल रहा है तो 2 रुपए का बेचने पर 160 मिलेगा। और 100 से जो ऊपर मिल रहा है वो प्रॉफिट है। 100 से जो ऊपर मिल रहा है वो तुम्हारा प्रॉफिट है। यानी 100 रुपए से ऊपर मिल रहा है प्रॉफिट है, तो 60% का प्रॉफिट मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। क्या आ गई बात समझ में? जरा बताओ बेटा, ये जो 1040 है ये एक्चुअल में देखोगे तो 104% की वैल्यू है क्या? 140 जो है 1040 है ना, वो 104% की वैल्यू है। तो आप ये डेटा को देख रहे हैं, सीपी आएगा 1000, 950 में 5% का लॉस कैसे करेंगे? सर 940 है, 950 है, ये कितना परसेंट होगा? बटा में 1040 गुणा में 950। इतना सब लिखता नहीं है सर, ये 95% की वैल्यू है। अगर कोई आर्टिकल 95% में जा रहा है, इसका मतलब आपको 5% का उसमें लॉस हो रहा है, 5% आपको लॉस हो रहा है। ऐसा 3950 क्या बना दिया? ये क्या बना दिया भाई? अरे नहीं, ये रुपए है। ये बताओ, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 170% लाभ होता है। सीपी मान लो बच्चे 100 रुपए है, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 170। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस 270 आ रहा है क्या? तुमने एक आर्टिकल 100 रुपए का खरीदा, तुमने उसका 170% लाभ कमाया, तो इसका मतलब आर्टिकल आपने 270 का बेचा होगा। क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। अब ये आर्टिकल तुम्हें 120 का मिलने लग गया बेटा। अब ये आर्टिकल 120 का मिलने लग गया, लेकिन बेचा आपने 270 का ही है, बेचा आपने सेम रेट का ही है। तो इसका मतलब अब प्रॉफिट 150 रुपए का हो रहा है। अब प्रॉफिट 150 का हो रहा है, तो सर 150 का प्रॉफिट हो रहा है, 120 पे हो रहा है। परसेंटेज ज्ञात करना आपको आता होगा बेटा। 20 से 5, 6 और 25, सर जी मुझे 125% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मेरा सीपी बढ़ जाए और एसपी सेम रहे तो 125% का प्रॉफिट होगा। सवाल नंबर 26 तक बेटा सारे सवाल आपसे हो रहे हैं ना, इनमें कोई डाउट तो नहीं आएगा आपका?
जो सवाल अभी अभी बताया, देखो डिट्टो सवाल है, डिट्टो। सीपी मान लो 100 रुपए होता, 150 मैं इस पे प्रॉफिट कमाता, 150 मैं इस पे अगर प्रॉफिट कमाता बचे, तो ये आर्टिकल मैं बेचता 250 रुपए का। लागत कीमत 25% बढ़ गई, लागत कीमत इतनी हो गई, तो सेलिंग प्राइस तो आज भी कांस्टेंट है भैया। 125 का सामान लाके 250 का बेच रहा हूं, तो 125 का ही प्रॉफिट होगा, यानी 100% का प्रॉफिट हो गया सर। जितने रुपए का लाए उतना ही प्रॉफिट कमा लिया, तो 100% का लाभ कमा लिया आपने तो इसमें। बिना पेन उठाए करने वाला सवाल है, सिर्फ इतना बताओ इसके बटा में क्या लिखूं, जल्दी बताओ इसके बटा में क्या लिखूं। वेरी गुड। और गुणा में, गुणा में ये 5 से काटोगे 20, 5 से काटोगे 23, 23 तिया 69, 2 3 6200 रुपए उत्तर बनेगा क्या? आओ, समान कीमतें, ये भी तो लिखा कि चेंज हुआ है आदित्य है, जब ये मेंशन नहीं है कि चेंज हुआ है, इट मतलब उसके बारे में बात नहीं की गई, तो वो सेम है, वो कांस्टेंट है। समान कीमतों वाली 73 वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना है, 89 वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतना है, सौदे का परिणाम क्या रहा? बच्चों सौदे का अगर परिणाम ज्ञात करना है, तो मेरे को ना एक आर्टिकल पर रेट चाहिए। भाई आप ये बताओ, मैं 73 आर्टिकल का इतने रुपए के हिसाब से लेकर आया, 89 आर्टिकल को इस हिसाब से बेच दिया, इससे मेरे को एक आर्टिकल का रेट ज्ञात करना है। जितने आर्टिकल लाऊंगा उतने आर्टिकल बेचूंगा, तभी तो प्रॉफिट लॉस काउंट होगा ना बेटा। मेरी दुकान है, मैं वहां पे किसी चीज के 100 आर्टिकल लेकर आया, जब 100 आर्टिकल बेच दूंगा, तो मुझे पता लगेगा कि जेब से इतने रुपए लगे थे, इतने रुपए आ गए, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बाद की बात अभी होती है। तो आप कहना जी एक आर्टिकल कितने रुपए का आएगा? 5110/73, सर एक आर्टिकल इतने रुपए का आएगा। और एक आर्टिकल बिका कितने का है? सर एक आर्टिकल बिका है इतने रुपए का, एक आर्टिकल इतने रुपए का बिकेगा। ईच आर्टिकल का खरीदने और बेचने का रेट आ गया जी, हो गया सर। कुछ कट पाएगा? 73 से पूरा पूरा 7 बार कट रहा है 70, ये पूरा पूरा आप कटना 63 बार कटेगा। सर मैं अगर 7 से भी काट दूं 10:9, 10 रुपए का आर्टिकल 9 रुपए में जा रहा है, सर जी 10% का लॉस हो रहा है मेरे को डील में, इस सौदे में नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा। नहीं बताऊंगा सवाल ये मानते हुए कि तुम्हें खुद से करना आना चाहिए, बी उत्तर बनेगा, खुद कर लेना बेटा इसको। 76 में बेचा जाए तो 52% का लाभ होगा, 75 में बेचा जाए तो कितना लाभ होगा? 50% का होगा, ये तुम्हें होमवर्क करना है। अरे ऐसा ही करोगे ना, 76 जो है 152 की वैल्यू, तो 75 की वैल्यू आएगी 150%, यानी 50% का लाभ होगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 32 नंबर सवाल के बारे में क्या विचार है बच्चों? हो जाएगा या मैं बताऊं तुम्हें? सीपी मान लेना 3200 रुपए और एसपी मान लेना 3520 रुपए, 10% का प्रॉफिट आ रहा है बच्चे, हो गया। जरा बताओ, ये 528 रुपए हैं, क्या ये 88% की वैल्यू है? और 636 जो है ये कितने परसेंट की वैल्यू है? सेल्फ कर लोगे सवाल। कहीं बेटा कल की क्लास में ले मत आना, अगर तुम्हें लग रहा है कि सवाल हमसे नहीं बन पाएगा तो अभी बोल दो, मैं अभी सॉल्व कर लूंगा। कहीं कल आप ये सेम सवाल ले आओ जी, हमसे तो नहीं हो पाया, हम कैसे करेंगे, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। भाई साहब ऐसा बेतुका काम मत करना। बेटा मैंने एक कार खरीदी है 1,08,500 रुपए की, और बेचा मैंने इसको 1,56,250 रुपए का। जब इतने में बेचा तो 25% का लाभ कमाया, मतलब ये 5 की वैल्यू है, आपको 4 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 3125 बार कटेगा, और ये 500, 15,500, 1,55,000 रुपए की कार पड़ी है। मेरे को जो कार का रेट मिला है ना, कार का जो रेट मिला है? कुछ गलत कर दिया मैंने, सॉरी 12 आएगा 12। मेरे को कार बेटा 1,25,000 रुपए की मिली है, इतना रुपया मेरा फाइनल सीपी था, तो बेटा मैंने खरीदी थी इतने की, बाकी रुपए लगाए मेंटेनेंस पे, तो मेंटेनेंस पे लगाए होंगे 16,500। 34 नंबर तक की बात क्लियर?
सेम सवाल है, ऐसा क्वेश्चन पहले बता चुका हूं तुम्हें। सीपी अगर 100 रुपए है, प्रॉफिट 25 का है, सेलिंग प्राइस हो गया 125, आधी दर पर खरीदता है, 50 रुपए का खरीदता है, बेचेगा उसी रेट पे, तो प्रॉफिट कितना होगा सर? 150% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या सेम सवाल है ये भी? सीपी अगर 100 है, प्रॉफिट 210 का है, सेलिंग प्राइस आएगा 310, विक्रय मूल्य हो गया बेटा 140, सेलिंग प्राइस आपका सेम है, तो प्रॉफिट आपको इस बार 170 का हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 170, कितने से? 310 से। 1700 बटे 31 करना है, 31 पांजा 155, 150, करीब करीब 55 बनना चाहिए, उत्तर ए बनना चाहिए। वेरी गुड। सुनो, थोक व्यापारी एक घड़ी खरीद कर लाया, पता नहीं x रुपए की लाया, ये 32% का लाभ कमाकर बेचेगा दूसरे बंदे को, इतने की बेचेगा क्या? जो भी घड़ी की कीमत थी 32% कमाकर बेचेंगे बाबू, इतने की बेचेंगे। और ये खुदरा व्यापारी ग्राहक को बेचता है तो 20% की हानि पर इतने की बेचेगा। ग्राहक ने इतने रुपए का भुगतान करा है, तो आप थोक व्यापारी की लागत बताओ बेटा। एक्स का मान ज्ञात करना है क्या? एक्स ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 19,536 आगे 0 गुणा में 5 बटा में 132 गुणा 4 कर ले बेटा। ये कैलकुलेशन है, जितनी फास्ट कर पाओगे, जितनी तेज कर पाओगे, उतना आपके लिए आसान रहेगा, उतना सवाल करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। हो जाएगा सवाल? ये काट के बताऊं बेटा? अरे इसके बाद कर लोगे क्या? बहुत बढ़िया। 1190 रुपए की दर से अखरोट बेचे और 10% की हानि करी, इस रेट पे बेचेंगे तो परिणाम क्या रहेगा? तो बच्चों ये 1190 जो है, इसमें आपको 90% मिल रहा है क्या आपकी कॉस्टिंग का? तो आप कहना जी 1249.5 में क्या मिलेगा सर? तो 90 बटा 1190 गुणा में 1249.5, सर इतना परसेंट मिलना चाहिए। ये परसेंटेज ज्ञात करने का डायरेक्ट तरीका आ गया ऐसा, 10 खत्म। उत्तर जाएगा तो पॉइंट में बेटा, ये बात तो पॉसिबल नहीं है। उत्तर जाएगा तो पॉइंट में, अब प्रॉफिट है या लॉस है, बस वो बात ज्ञात कर लीजिए और कुछ करना नहीं है। आप इसे काट भी पाएंगे बेटा, आप इसे काट भी पाएंगे। 119 से काटोगे, एक बार कटेगा, 5 9 0, 595 5 बार कटेगा, 945 बटा 10, सर जी ये मिलेगा 94.5%। कुल मिलाकर हमें लॉस हो रहा है, और लॉस कितना हो रहा है? 5.5% का लॉस। कितना हो रहा है बेटा? 5.5% का। दैट्स ऑल। क्या सेम सवाल है 40 नंबर बेटा? जैसा मैंने आपको बताया 39 और 40 में कोई फर्क नहीं है, बस डेटा का फर्क है, रिजल्ट की बात आपको चेक करनी है। वाह, एसएसपी आए कह रहे डिडंट अंडरस्टैंड। बहुत बढ़िया मेरे भाई, काबिले तारीफ। अच्छा ये सुनो, मैं तुम्हें कहता हूं कि लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 30 रुपए है, मासिक पास बनाऊंगा तो 670.80 रुपए का बन जाता है। मैं मासिक पास खरीदता हूं और एक महीने में 26 दिन यात्रा करता हूं, तो मेरी बचत कितनी होगी? सुनो बेटा, अगर मैं डेली डेली टिकट लेता, अगर मैं रोज रोज टिकट लेता, तो 26 दिन के हिसाब से 30 रुपए के अकॉर्डिंग टिकट लेता। जितने दिन ट्रैवल कर रहे हो बेटा उतनी टिकट लोगे, जितने डेज आपने ट्रैवल किया उतनी टिकट लोगे। लेकिन अगर मैंने पास बनाया तो मेरे को देने पड़े 670.80 रुपए, यानी वैसे तुम्हारी जेब से खर्चा होता 780 रुपए का, पास में आपका काम चल गया 670.8 रुपए में। तो प्यारे बच्चों आपकी सेविंग हो गई ना, आपकी सेविंग हो गई ना। तो आप ये ज्ञात करो सेविंग हुई कितनी है सर? 110 में से सर जी 109.2 रुपए की सेविंग हुई है क्या? 109.2 की सेविंग हुई है। कितने से हुई है? 780 से। कितने से हुई है? 780 से हुई है सर जी। तो आप ये कहना पॉइंट हटाओगे 10, 10 खत्म। 1092 में अगर 78 का भाग दूंगा तो लास्ट में 2 तभी आएगा जब उत्तर बनेगा 14%। लास्ट में 2 तभी आ सकता है जब 14 से गुणा करूंगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और कोई संभावना भी नहीं है। आप बात को ज्ञात करोगे बेटा।
हमने घड़ी आगे आगे बेच दी है, थोक व्यापारी x रुपए की घड़ी लेकर आया, 36% के लाभ पर बेचेगा। बच्चों ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से भी कर सकते हो, एक ही बात है, बताऊंगा अभी। इसने 75% की हानि पर बेचा है, 3/4 में बेचा है। ग्राहक ने पे करा है 2499, तो x बताओ। ये सर 833 आ गया, तो ये 4 से काट दो इसको भी, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 833 गुणा 100/34 ये बनेगा। 17 से काटोगे 2 बार, 17 चौका 68, 153 9 बार, 2450 रुपए। सक्सेसिव से कैसे बनेगा सर? पहले बंदे ने 36% कमाया है, यानी कि 9/25 कमाया है, तो 25 का आर्टिकल बेचा है 34 में। दूसरे बंदे ने 25% का लॉस खाया है, तो इसने 4 का आर्टिकल बेचा है 3 में। कुल मिलाकर आप कहना 2 और 17, सर जी 50 रुपए का आर्टिकल 51 रुपए में जा रहा है। अगर 2499 रुपए 51 की वैल्यू है, तो आप बताओ 50 की वैल्यू कितनी बनेगी? देखो इसे काटोगे, सेम बात है बच्चे, 50 को आप काट पाओगे 5 बार, हाँ नहीं 4 बार और 9 बार, तब भी बात सेम है, तब भी बात सेम है, उत्तर सेम ही आएगा। आप इस पर एक्स वाई वाला फॉर्मूला भी कर सकते हो ना। अच्छा, आपको अब एक बात क्लिक हो रही है कि सर देखो, अगर थोड़ा सा बात को समझ लेना तो शायद तुम ये फील कर पाओगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में मैक्सिमम काम तो परसेंटेज ही आ रहा है सर। जो परसेंटेज में हमने नियम पढ़े थे, जो बातें पढ़ी थी, वही बात चल रही है, बस थोड़े सेंटेंस चेंज हो गए हैं। वहां क्या था, एक संख्या है, उसको इतना बढ़ाया, इतना कम करा, रिजल्ट ये आया, संख्या क्या थी? तो ये वही तो सवाल है, तो सीपी जोड़ दिया, प्रॉफिट लॉस ऐड कर दिए, बाकी सवाल में कोई फर्क नहीं है। जरा बताइए तो, ये सवाल तुम्हें करवाया जाए या मान सकते हैं कि घर से कर लाओगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाद में बोलो हमसे हुआ ही नहीं सर। ये टिकट वाला सवाल करवाया था, 140 रुपए की टिकट है और 30 दिन ट्रैवल करोगे, बेटा पास बनाओगे तो ये लो बेटा, खत्म। ये तो आप डेली अगर टिकट खरीदते हो इतनी कॉस्टिंग आएगी, पास बनाओगे इतने में काम चल जाएगा। तो सर जी आप कहना जी बिल्कुल ये बात कर सकते हैं सर, 14 से कट जाएगा कहीं, 14 दूनी 28, 4 7 14, 3 42, तो 56, ये लो सर। तो आप इस संख्या को 3 से और काट लो, 3 से काटोगे तो 3 7 21, 2 4 78, 100 रुपए 78 रुपए, तो 22% का प्रॉफिट हो गया, 22% का प्रॉफिट हो गया। इतने रुपए आपकी बचत हो गई बेटा। टिकटें खरीदते तो 100 रुपए लगते, पास बनाओगे 78 में काम चल रहा है, इसका मतलब 22 रुपए आपने बचा लिए हैं। ये सुनो जी, एक वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपए है, आपने 288 में बेचा तो 4% की हानि हो गई। बेटा ये 288 में बेचोगे तो 4% की हानि हो गई, इसका मतलब सीपी ज्ञात करते ऐसे हैं क्या? ये तुम्हारा सीपी आएगा क्या? 288 क्या है? 288 क्या है बच्चों? 288 है हमारा सेलिंग प्राइस। 96 की वैल्यू है, आपको 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। बिना ज्यादा चिंता करे बेटा, आपको पता लग गया 300 रुपए आएगा। सीपी अगर 300 है, अंकित मूल्य अगर 315 है, तो बच्चों आपने जो मार्कअप करा है, मार्कअप वो 15% 5% का कराया क्या? दुकानदार 300 रुपए का सामान लाकर उस पर स्टिकर लगा रहा है बच्चे 315 रुपए का, तो इसका मतलब 5% अपना रेट बढ़ाकर अंकित किया जा रहा है। मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था बिना कोई दिक्कत के। सुनो बेटा, देखो मैंने 1240 का एक आर्टिकल खरीदा, ठीक है, इसको 25% घाटे पर बेच दिया। बेटा 25% घाटे पर बेचूंगा तो 3/4 का बेचूंगा क्या? अरे बोलो 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 बोलो। अब इससे जितने भी रुपए मिले, इससे मेरे को जितने भी रुपए मिले, इससे मैं एक आइटम और ले आया खरीद के, एक आर्टिकल और ले आया और उसको मैंने 40% लाभ पर बेच दिया, दूसरा आर्टिकल 40% के लाभ पर बेच दिया। क्या मुझे इतने रुपए मिल जाएंगे बेटा? इतने रुपए मिल जाएंगे क्या? इतने रुपए मिल जाएंगे, बात समझ रहे हो ना? तो आप कहना 20 से कटेगा 2, 62। सर जी सीपी मेरा जो था वो था 1240 रुपए, सेलिंग प्राइस मेरा जो टोटल बैठ रहा है, टोटल वो आ रहा है जी 62 गुना 21 रुपए। क्या इतने रुपए आ रहा है क्या बेटा? बोलो 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 बोलो। पूरा पूरा कंटेंट कट जाएगा सर, 20 बार कट रहा है, कुल मिलाकर 20 रुपए का सामान 21 में जा रहा है,
तो 5% का प्रॉफिट हो रहा है। जिस किसी सवाल में प्रतिशत लाभ हानि पूछे, सीपी और एसपी का रेशो बना दीजिए, रेशो बनेगा, बात बन जाएगी, रेशो आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। 46 तक के सारे सवाल तुम्हें घर से करके लाने हैं। इस एक नंबर शीट में पूरे 60 क्वेश्चन है और ये 60 के 60 सवाल आप लोगों को सेल्फ खुद अपने मन से करने ही करने हैं, बिना कोई डाउट के। ऐसा कोई सवाल मैंने आपको बताया है? आप कहना हाँ याद आ रहा है सर। 850 आर्टिकल का सीपी और 595 क्वेश्चन का एसपी बराबर है। एक आर्टिकल का रेट सीपी, एक का रेट एसपी मान लो। 17 पंजा 85, 17 तिया 51, 17 पंजा 85, 5 से काटोगे 10 और 7। सीपी और एसपी का रेशो सर 7:10 बनना चाहिए। 3/7 का प्रॉफिट होगा तो 42.84 का प्रॉफिट हो गया। देखो अब तुम्हें 3.7 देखकर चिंता नहीं करनी पड़ती, तुरंत आपको यह आइडिया हो जाता है कि एग्जामिनर 42.84% के बारे में बात कर रहा है। ऐसा तो कितना बढ़िया सवाल है, कितना शानदार सवाल है। एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है। अरे भाई तुम एक बात बताओ, तुम अगर चावल लाए 1 रुपए के 1 किलो, 1 रुपए के 1 किलो लाए तो 80 किलोग्राम चावल कितने 80 रुपए के लाओगे क्या? अरे 1 किलोग्राम चावल अगर 1 रुपए के लाए हो तो 80 किलोग्राम 80 के लाओगे। और इनको जब आपने बेचा ना तो इसके लिए आपने बोला कि 30 किलोग्राम के भुगतान के बराबर प्रॉफिट, यानी जो पैसा आपने दिया है बच्चों, 1 किलो पर 1 रुपया दिया है तो 30 किलोग्राम का रेट 30 रुपया होगा, 30 किलोग्राम का रेट 30 रुपया होगा, तो 30 रुपए के प्रॉफिट पर आपने बेच दिया। 30 रुपए के प्रॉफिट पर आपने बेच दिया। 80 रुपए के चावल लाए, 30 रुपए का प्रॉफिट कमाकर बेच दिया। अरे प्रॉफिट का परसेंट क्या है? 3/8, और 3/8 का मतलब 37.5% बनना चाहिए। आपके सवाल का उत्तर सी आना चाहिए। ये ए और डी करने वालों, तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? A person buy 80 kg of rice and sell it a profit of as much money as he paid for 30 kg. 30 kg एक कहां बोला है सर? तो क्या बोलूं, तू बता भाई। एक्स मान ले और क्या मानेगा भाई? एक्स मान ले भाई। 1 किलोग्राम चावल अगर एक्स रुपए के आते हैं तो 80 किलोग्राम चावल 80 एक्स के आएंगे, 80 एक्स के आएंगे। और 30 किलोग्राम के लिए भुगतान तो 30 किलोग्राम 30 एक्स के आएंगे। 1 किलोग्राम एक्स का 30 किलोग्राम 30 एक्स का। तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया जी 30 एक्स का। कितने पे? 80 एक्स पे हो गया। तो बात तो सेम ही है ना। एक्स लिखने की क्या नीड थी बेटा? एक्स लिखने का क्या मामला था? आओ, कितना बढ़िया सवाल है ये। 80 नंबर क्वेश्चन था, ये छोड़ दीजिए, इसका मतलब नहीं। हाँ। बेटा पहली बात तो मुझे ये बताओ, बाकी बात करेंगे बाद में, कि 36.66% थोड़ा सा इसको जानते हो क्या? थोड़ा सा इसको जानते हो क्या? ये ऐसा होता है क्या? कौन कह रहा है नालायक 4/11? सूरज भैया हम पिटाई बहुत कर सकते हैं तो पता है, फिर तुम कहते हो इसी में फंसते हैं। अगर ये 4/11 है फिर 36.36 क्या होता है? फिर 36.36 क्या होता है? नालायकों वाले काम मत करा करो। परसेंटेज की बातें इतनी बार बता दी, परसेंटेज के पॉइंट तुमको इतनी बार सिखा दिए, उसके बावजूद भी ऐसी गलतियां कर रहे हो। सुनो कितनी बढ़िया बात है बेटा। ये इतने परसेंट का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर है, ये कहीं 30 और 41 मत कर देना। एग्जामिनर तुमको ये कहना चाह रहा है कि अगर मैंने 30 रुपए का आर्टिकल बेचा है तो इसमें से 11 रुपए प्रॉफिट के हैं, तो लाया मैं इसे 19 का था क्या? अगर प्यारे बच्चों मैं 30 रुपए का एक आर्टिकल बेच रहा हूं तो उसमें मुझे 11 रुपए अपने प्रॉफिट के दिख रहे हैं, तो लाया मैं इसे 19 का था क्या? सवाल कहता 7200 में बेचने पर कि 7200 जरा बताओ ना 30 की वैल्यू है क्या, और मैं 19 गुणा कर दूंगा, ये तो आ गया कॉस्ट प्राइस। दिस इज अवर कॉस्ट प्राइस। और बच्चों मेरे से कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, मेरे को बोला है 25% का लाभ ज्ञात करने के लिए। बेटा 5/4 गुणा कर दें, 30 चौका 120, 60 बार कटेगा, 60 बार कटेगा, 60 बार कटेगा। अच्छा लॉस की बात हो रही है क्या? अरे भाई लॉस है बेटा, लॉस, प्रॉफिट नहीं है भाई, मैंने लॉस कंसिडर किया, माफ कीजिएगा, कोई बात नहीं। 11 का लॉस है। 30 रुपए में बेचने पर 11 का लॉस हो रहा है,
तो 41 का लाया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये नुकसान की बात कर रहा है, 30 रुपए में आर्टिकल बेचने पर अगर तुम्हें लॉस हो रहा है तो आप 41 का लाए होंगे, कोई बात नहीं भाई, गलती होती है। 7200 अगर 30 की वैल्यू है 41 और गुणा इसका करना पड़ेगा 5/4 से, ऐसा पूरा पूरा 120 से कटेगा 60 बार। 60 गुना 205 करना है भाई, या एक काम करो ना, 41 गुना 300 कर लो, 123, आगे डबल जीरो आ जाएगा, मामला खत्म। क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या कॉन्सेप्ट? उत्तर आया तो आया कैसे, इसकी वजह आपको पता लगी? थोड़ा सा पढ़ के बताओ बेटा, मुझे करवाना चाहिए, घर से कर लाओगे सवाल ये? देखो कैलकुलेशन की बात में अगर आपको दिक्कत लग रहा है ना, तो आप ऐसे सीपी और एसपी याद कर लिया करो, ये इनका रेशो बना लो, ये आपको ये दिया हुआ है और ये आपको ये दिया हुआ है। सीपी एसपी नहीं है, दोनों ही सेलिंग प्राइस है, दोनों ही सेलिंग प्राइस है, ये SP1 है, ये SP2 है। तो इनमें अगर आप रेशो बनाओगे तो भी बात बन जाएगी, एक 87 की वैल्यू बनेगी, एक कुछ और बनेगा, वो आप काउंट कर लेना। आओ, कितना बेहतरीन सवाल। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, अगर उस निश्चित कीमत के 80% पर बेचूं तो 10% का घाटा पड़ रहा है। मूल विक्रय मूल्य जाए तो क्या होगा? देखो बेटा, इसका जो निश्चित कीमत है ना, जो इसकी निश्चित कीमत है, इसे कुछ मान लो। क्या मैं निश्चित कीमत को एक बार 100 मान लूं? 100 मान लो। देखो, जब मैं इसको इसकी कीमत के 80%, बच्चों 80 रुपए पर बेच रहा हूं, जब मैं तुम्हें ये आर्टिकल 80 रुपए में बेच रहा हूं, तो मेरे को 90% वैल्यू मिल रही है क्या? अरे 80 रुपए जो है, 80 रुपए क्या तुम्हें 90% दे रहे हैं? क्योंकि 80 रुपए में आर्टिकल बेचने पर, 80 रुपए में आर्टिकल बेचने पर मेरे को 10% का घाटा हो रहा है, इसका मतलब 90% की वैल्यू है। तो 100 रुपए पर क्या होगा? देखो, डायरेक्ट करने का तरीका समझा करो बेटा। 100 रुपए करने पर क्या होगा? 80 से 100 जाने के लिए क्या तुम्हें गुणा 5/4 से करोगे, ये बन जाएगा? क्या गुणा 5/4 से करोगे बन जाएगा? तो इसका गुणा भी 5/4 से ही कर दिया करो, 450/4 बनेगा, यानी कि बच्चों 112.5% होगा। 100 से जो भी ऊपर है वो प्रॉफिट है, 100 से ऊपर है वो प्रॉफिट है। देखो, आप ये सवाल ऐसे भी कर सकते हो कि सर 80 रुपए में हमें 10% का घाटा हो गया, 90%, तो 100 रुपए में क्या होगा? तो आप कहना 90% की वैल्यू 80 है, तो 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है, ऐसा। एक जीरो कैंसिल, ये कटेगा 12.5 बार, गुणा करोगे बेटा 112.5 आएगा। 100 से जो भी ऊपर है वो प्रॉफिट है। दोनों प्रकार की बात क्लियर है क्या? देखो, ये सवाल मैंने आपको अभी अभी बताया था, अगर कोई बच्चा बात को समझे। ये परसेंटेज कुछ आपकी जानी पहचानी है क्या? अरे बोलो बोलो बोलो, मुझे लग रहा है ये वाली जानकारी आप जानते हैं सर, 6/11 है, 6/11। अगर मैं इसके ओरिजिनल रेट पर बेचता, देखो अगर मैं इतने मूल्य पर बेचूं, यानी 6 रुपए पर ये आर्टिकल बेचूं ना, तो 22% का घाटा पड़ रहा है, यानी 78% मिल रहा है क्या? आर्टिकल को 6 रुपए में बेचने पर, आर्टिकल को 6 रुपए में बेचने पर मेरे को बेटा 78% मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसे 11 में बेचूं तो कितना मिलेगा? तो आप कहना जी 6 से 11 जाने के लिए 11/6 से गुणा करो, इसको भी 11/6 से गुणा करोगे, ये कटेगा 13 बार, सर हमें मिलेगा 143%। 100% से जो भी ऊपर है वो प्रॉफिट है, 100 से जो भी ऊपर है वो प्रॉफिट है। इस सवाल को करने के लिए इससे इजी, इससे सुलभ कोई तरीका और हो नहीं सकता। 53 के मिलते जुलते सवाल मैंने करवाए हैं तुम्हें, 53 नंबर सवाल के मिलते जुलते क्वेश्चन करवाए हैं। उत्सव भैया, क्लास को बड़े सटीक टाइम पे ज्वाइन कर लिया आपने, बहुत सही टाइम पर आए हैं क्लास में आप। ये सवाल तो बहुत इजी है मुझे लगता है ना भाई? 100 रुपए का सामान लाया और 133 में सोचने बेचने की बात कर रहा है। ये उत्पादन लागत 12% बढ़ गई, यानी अब आपका सीपी बन गया 112। विक्रय मूल्य 10% बढ़ाओगे
13.3 बढ़ाओगे तो 146.3 हो गया क्या? ये बच्चों सीपी और ये एसपी आ गया, ये सीपी और एसपी आ गया। रेशो तो ज्ञात कर लोगे ना बेटा, रेशो तो ज्ञात कर ही लोगे। प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, सब ज्ञात कर सकते हैं। 55 नंबर सवाल भी बिल्कुल वही सवाल है। देखो बेटा, इसमें लाभ परसेंटेज का, पुराने लाभ परसेंटेज का कितना परसेंट कम है ये पूछा है, परसेंट का परसेंट पूछा है, परसेंट का परसेंट। देखो सीपी अगर 100 रुपए है, बच्चे 220 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 320 आएगा क्या? यानी देखो फर्स्ट केस में प्रॉफिट हो रहा है 220% का, लागत मूल्य बढ़ गया 25%, 125 हो गया। सेलिंग प्राइस आपका कांस्टेंट है 320 ही है, सेलिंग प्राइस आपका कांस्टेंट है, एक ही बात है। अब की बार 195 का प्रॉफिट हो रहा है क्या? नया प्रॉफिट हो रहा है सर जी 195 का 125 से गुणा में 100 और परसेंटेज में ऐसे ज्ञात कर लेंगे। 20 से 25 से 4, 25 से 5, 5 से काटोगे 39। सर ये 220 की प्रॉफिट था, अब आ गया 39 दुना 78, 156%। ये नया प्रॉफिट पुराने प्रॉफिट से कितना कम है बच्चों? 220 का था, 156 का है, तो 64% कम है। 64 कम है कितने से? 220 से, गुणा में 100 और परसेंट करना है। परसेंटेज का भी परसेंटेज ज्ञात करना आना चाहिए। 2 से काटेंगे 32, 2 से काटेंगे 11, कुछ और नहीं कट पाएगा। 320 में 11 का भाग दे दीजिए, 11 तिया 33, 30% से थोड़ा कम उत्तर बनेगा, 30% से कम 29 मान लीजिए। दैट्स ऑल। शीट के 4 सवाल बाकी हैं बच्चों, अब ये तुम्हें सेल्फ ट्राई करने हैं। अगर आप कर पाए तो बहुत बढ़िया बात है, ना कर पाए तो मैं कल इनकी चर्चा कर दूंगा। वैसे मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि सवाल नंबर 55 तक तो कोई डाउट नहीं आएगा। बच के 5 क्वेश्चन, उनको सेल्फ ट्राई कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार में। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।